राम राम साथियों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी ठीक ठाक और कुशल मंगल होंगे। साथियों, आज का वीडियो है कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2025 के लिए और बात करने वाले हैं कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2023 में जो पेपर आया है उसके सॉल्यूशन की विद एनसीईआरटी हम बात करने वाले हैं। आप लोगों को पता होगा कि टोटल 100 क्वेश्चन में से 60 क्वेश्चन आपके एग्रीकल्चर के आते हैं, बट उनमें से एनसीईआरटी से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं विद प्रूफ आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए साथियों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। देखिए, अगर आप स्टार्टिंग से एंड तक बने रहे, आपका एक एक वर्ड, आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट इसी क्लास में आपके कवर हो जाएंगे। तो बात करने वाले हैं कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2025 के लिए और पेपर है कौन सा, 2023 वाला पेपर हम हल करने वाले हैं और विद एनसीईआरटी हम करने वाले हैं, विद प्रूफ हम करने वाले हैं कि कौन सा क्वेश्चन कौन से चैप्टर से, कौन सी क्लास से, कौन से पेज नंबर से लिया गया है। तो आप लोगों को करना क्या है, जैसे ही वीडियो हमारा स्टार्ट होता है और जैसे ही फिनिश होता है एंड में कमेंट करके बताना है कि टोटल एनसीईआरटी से कितने क्वेश्चन पुटअप हुए हैं जो आपके सामने हैं। तो यहां पर आपके कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2023 के पेपर में पहला क्वेश्चन ये वाला आपको दिया गया था। अच्छा, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो देखो, यदि आप किसी ऐसी गाय को देखते हैं, यदि आप किसी ऐसी गाय को देखते हैं जिसने 36 घंटे पहले बछड़ा जना हो, जिसने 36 घंटे पहले बछड़े को जन्म दिया है और जिसे ए तापमान और उत्तेजना में वृद्धि है, बी अस्थिर चाल और गति में कठोरता है, ठीक है, और सी सिर को पीछे की ओर मोड़कर बैठना, अपने पेट की ओर देखना से पहचाना जाता है। अगर ऐसे लक्षण आपको गाय में दिखाई दे रहे हैं जिसने 36 घंटे पहले बछड़े को जन्म दिया है, देन उसका तापमान और उत्तेजना बढ़ी हुई है, अस्थिर चाल है, गति थोड़ी कठोरता से चल पा रही है और सिर को ऐसे पीछे की ओर मोड़ कर ऐसे बैठी हुई है, तो बताइए ये लक्षण किसके हैं। ऑप्शन देखो। अच्छा, इसका उपाय, लक्षण नहीं तो आप निम्न में से कौन सा उपाय अपनाएंगे। उपाय क्या करोगे, देखो उपाय, राशन में कैल्शियम का योग आप करोगे, कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट का टीका आप दोगे, हवा से थनों के प्रत्येक भाग को फुलाना और बंधे हुए थनों के साथ मालिश करना, बछड़े के जन्म के बाद पहले 3 दिनों में गाय को आंशिक रूप से दूहना चाहिए। ये आपको 4 उपाय दे रखे हैं। अब आप इनमें से कौन सा चूज करोगे। ऑप्शन अब यहाँ पे हमारे पास है केवल एक, केवल 1, 2, 1, 3, केवल 2, 3, 4, केवल 1, 2, 4 और अनुत्तरित क्वेश्चन। तो क्या होगा गाइस इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो याद रखना, ये जो सारे के सारे लक्षण हैं ये आपके किसके हैं, दुग्ध ज्वर बीमारी के हैं। किसके हैं, दुग्ध ज्वर बीमारी के हैं। अच्छा, अब एक बात आप मुझे यहाँ पर ये बताइए, देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। अरे क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी में क्या है, 2, 3, 4। अच्छा, 2 क्या है, तो देखो कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट का टीका। देन हमारे पास 3 है, हवा से थनों को प्रत्येक भाग को फुलाना, थनों को मालिश करना अच्छे तरीके से। देन 4th के बछड़े के जन्म के बाद पहले 3 दिनों में गाय का आंशिक दूहना। ये उपाय हम करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पर राइट आंसर होंगे। अच्छा, अब ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से कहां से लिया गया है, तो याद रखना आपके 12th एग्रीकल्चर जो आपके रोग वाला चैप्टर है, यूनिट 3 पशुपालन विज्ञान का, उसमें आपको ये रोग दे रखा है, दुग्ध ज्वर मिल्क फेवर। अच्छा सर, ये तो बताइए ऐसा कहां पर लिखा हुआ है जो ऑप्शन में हमें दिया हुआ है। तो देखो, उपचार, इस रोग का उपचार, कैल्शियम की कमी को दूर करने के लिए तुरंत कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट लिखा हुआ है, मिला आपको एनसीईआरटी में। इसके अलावा कैल्शियम के साथ मैग्नीशियम की भी कमी हो तो कैल्शियम मैग्नीशियम बोरोग्लूकोनेट और अंतःशिरा इंजेक्शन पशु चिकित्सक की सिफारिश से लगावे। और भी कई सारी चीजें इस रोग में आपको मिल जाएगी। अच्छा, इसके लक्षण आप पढ़ोगे तो लक्षण में आपको ये चीजें देखने को मिलेगी कि तापमान बढ़ेगा, अस्थिर चाल होगी और गर्दन को ऐसे पीछे मोड़कर बैठा होगा। याद रखना, अगर ये रोग होता है और इसका इलाज नहीं होता तो याद रखना 5 से 7 दिन के अंदर
हो जाता है, ठीक है। जैसे पशु ब्याएगा तो ब्याने के 5 से 7 दिन के अंदर अंदर ये रोग हो जाता है। तो गाइस ये क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपका कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2023 का पहला क्वेश्चन आपका डायरेक्ट एनसीईआरटी से लिया गया है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, जल अपर्दन के प्रकारों को उनके प्रभाव के आरोही क्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। अब जल अपर्दन आपने पढ़ा होगा, ठीक है, कहां पढ़ा है ये भी बता दूंगा, बट अभी आप फिलहाल यहां ध्यान दीजिए। तो आपको दे रखा है रील अपर्दन, परत अपर्दन, अवनलिका अपर्दन। इनको आरोही क्रम में आपको जमाना है कि पहले स्टार्टिंग फेज ये है, सेकंड ये है और थर्ड ये है। तो क्या होगा बताइए, कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने भी है, आपको भी दिख रहा होगा, बोलो क्या होगा। तो याद रखना गाइस, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सर ऑप्शन नंबर बी कैसे होगा? तो देखो, पहले आता है आपके परत। क्या आता है? परत, ठीक है। देन परत के बाद में अगला एक रिल इरोजन। सर ये क्या होता है इनके बारे में? अरे बताऊंगा। देन इसके बाद थर्ड आपके अवनलिका अपर्दन। क्या आता है? अवनलिका। देखिए, आपने मृदा अपर्दन जो है या आपके 12th एग्रीकल्चर के अंदर आपने पढ़ा है। और परत में क्या होता है कि सबसे पहले बारीक बारीक सी परत बेहती है, फिर उसके बाद में जैसे पानी और ज्यादा आएगा, छोटी छोटी खेत में नालियां बनने लगेगी जो आंखों से दिखाई देगी। देन अगर और तेज बारिश आ गई तो नालियां बड़े बड़े नालियों में कन्वर्ट हो जाएगी, जिनको कृषि क्रियाओं से मिटाया नहीं जाएगा। तो देखो ये एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट। अगर हम बात करें, ये पहला वाला है बालक परत का। कौन सा है? परत का। इसको परत सरण कहते हैं। यह सरण आंखों से तो दिखाई नहीं देता है, लेकिन होता बहुत हानिकारक है। और इधर अगला रिल का देखो, परत सरण समतल भूमि में होता है, लेकिन पूरा खेत बिल्कुल समतल तो होता नहीं, उसमें कहीं ना कहीं ढाल जरूर होती है और ढाल के अनुसार नालियां बनने लग जाती है। और याद रखना, ये परत सरण की बढ़ती हुई अवस्था रिल सरण है, और रिल सरण की जो बढ़ती हुई अवस्था है वो अवनलिका सरण है। अब आप कहोगे सर आरोही क्रम कहां लिखा हुआ? अरे ये पढ़ो इधर, यह रिल सरण की बढ़ती अवस्था है। तो सीधा सीधा ये क्वेश्चन भी आपका एनसीईआरटी से लिया गया। अब तक 2 क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं 2023 के पेपर के, दोनों क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से पुट अप हुए हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, देन बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। देखो क्वेश्चन नंबर 3, हवा की अनुपस्थिति में किसी भी हरे पौधे के किण्वन द्वारा उत्पाद को क्या कहते हैं? देखिए यार, ऐसी बात है, आप लोगों ने कई सारे वीडियोस देखे होंगे, कंटेंट का भरमार है, तैयारी करने वाले बहुत हैं, कंटेंट भी बहुत है, बट सिलेक्शन किन बच्चों का होता है? देखिए एक बात बताओ आप मुझे, कृषि पर्यवेक्षक वैकेंसी जो है इसकी एक तरीके से एलिजिबिलिटी क्या है? तो आपने देखा होगा कि सर एलिजिबिलिटी है 11th-12th। जो बच्चा 11th-12th एग्रीकल्चर से पास आउट हुआ है वो ये पेपर देगा। तो यार एक बात बताओ, जो 60 क्वेश्चन आपके आएंगे उनमें से मेजोरिटी ज्यादा किसकी रहेगी? 11th-12th एनसीईआरटी की रहेगी ना। तो यार क्यों इधर उधर लफड़ों में पढ़ते हो? 11th-12th एनसीईआरटी पढ़ना नेसेसरी है, आप और कुछ भी पढ़ो, नो डाउट, बट 11th-12th एनसीईआरटी को मत छोड़ना, क्योंकि उसी के अंदर से, उसी थ्योरी में से, उन्हीं लाइनों से आपके क्वेश्चन बनते हैं। और करीबन 40 से 41 क्वेश्चन डायरेक्ट आपके कृषि पर्यवेक्षक भर्ती में आते हैं 60 में से, जो डायरेक्ट 11th-12th एनसीईआरटी से आते हैं। पुराने पेपर कोई से भी उठा के देखो, मैंने इससे पहले भी एक पेपर सोल्व करवाया है, 2023 वाला भी कर रहे हैं। आप खुद कमेंट करके बताना कि कितने क्वेश्चन एनसीईआरटी से लिए गए हैं। और जो भी स्टूडेंट वाकई में कृषि पर्यवेक्षक की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए कैप्टन एग्रो ऐप के ऊपर टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जो मात्र आप लोगों को 99 रुपए में दी जा रही है। 10 मॉडल पेपर अवेलेबल है। तो यार जिन्होंने अब तक कैप्टन एग्रो ऐप डाउनलोड नहीं किया है, डाउनलोड कर लो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और एक और रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखना, इसे स्किप करके मत देखना, नहीं तो एग्जामिनर भी स्किप कर देगा आपको, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 3, हवा की अनुपस्थिति में किसी भी हरे पौधे के किण्वन द्वारा उत्पाद को क्या कहते हैं? भूसा कहेंगे, साइलेज कहेंगे, तृण कहेंगे, लिंट कहेंगे, अनुत्तरित प्रश्न, बोलो क्या कहेंगे? अरे ये भी आपके एनसीईआरटी से है, इसको बोलते हैं साइलेज। अच्छा सर 11th-12th एनसीईआरटी में कहां पे है ये पैराग्राफ? देखो साइलेज वाला। अच्छा जरा इसको पढ़ना, पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ूंगा, जो आपके एग्जाम में है वही पढ़ूंगा। वायु की अनुपस्थिति में बढ़ने वाले जीवाणु
अपनी संख्या में बढ़ते हैं और पौधों में मौजूद शर्करा पर क्रिया कर कार्बनिक अम्ल मुख्यतः दुग्ध अम्ल उत्पन्न करते हैं। और ये आपके किसका है बोलो, ये देखो हरी फसल को काटकर गड्ढों में दबाया जाता है, गड्ढों में हवा नहीं जानी चाहिए और इससे बनने वाला जो उत्पाद होता है बालक, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं साइलेज। क्या बोलते हैं, साइलेज। आपने देखा होगा, अरे चारा संरक्षण आपने पढ़ा होगा, जिसके अंदर आपने यूरिया से पढ़ा होगा, हे के बारे में पढ़ा होगा, साइलेज के बारे में पढ़ा होगा, और हर बार इनसे तो क्वेश्चन बनता है आपका परीक्षा के अंदर। ये ऐसे टॉपिक है जहां से क्वेश्चन आता ही आता है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा राइबोफ्लेविन का प्रमुख स्रोत है। क्या सर ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी से आया है? अरे बिल्कुल एनसीईआरटी से आया है बालक। कैसे आया है, अभी देखो इधर ऑप्शन देखो, बेल, बेर, बेल, सेब, खट्टे फल या अनुत्तरित प्रश्न क्या लगाओगे, तो याद रखना राइट आंसर है बेल। सर ये एनसीईआरटी में कहा लिखा हुआ है कि राइबोफ्लेविन का प्रमुख स्रोत बेल है। अरे एनसीईआरटी 11th एग्रीकल्चर चैप्टर नंबर 7 उठा के देखो, अभी किताब ले लो अगर आपके पास किताब है, और किताब नहीं है तो दिक्कत नहीं है, कैप्टन एग्रो ऐप डाउनलोड करो, फ्री में आपको वहां पर दे रखी है। 11th 12th की एनसीईआरटी आपको मिलेगी। पीडीएफ ओपन करो, चैप्टर नंबर 7 ओपन करो, उसमें आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 7 के अंदर आपको विटामिन B2 में जाना है। किस में जाना है, विटामिन B2 का नाम क्या है, राइबोफ्लेविन। क्या नाम है, राइबोफ्लेविन। अब जरा इधर पढ़ो, राइबोफ्लेविन वृद्धि एवं स्वस्थ त्वचा के लिए आवश्यक है, जो मुख्य रूप से हरी सब्जियों से। सर हरी सब्जियां तो है नहीं ऑप्शन में, तो पहला ऑप्शन देख बालक, बेल, पपीता, काजू, लीची, अनानास, अनार। अब एक बात बता, इनमें से कौन सा ऑप्शन में है, सर बेल ऑप्शन में है। अरे तो राइट आंसर क्या हो गया, बेल हो गया ना। पक्का समझ में आ रहा है आप लोगों को, दिमाग में बात फिट बैठ रही है। मैं ये कहना चाह रहा हूं एनसीईआरटी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, बस पढ़ने की हमें जरूरत है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। अरे किसकी बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 आप देखो, सिंचाई योजना निम्न में से किसका विवरण देती है। जब कोई किसान सिंचाई की योजना बनाता है कि यार मुझे आज तो पानी देना है, तो एक बात बताओ योजना में क्या क्या शामिल करता है, हाँ यही तो पूछ रहा है क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में आपको दिया है फसल में कितना पानी देना है, क्या वो ये सोचता है फसल में पानी देने की आवश्यकता कब है, पानी कब देना है, और पानी का स्रोत क्या है, बोलो क्या देखता है। मान लीजिए आप ही किसान हो, आपने खेत में लगाई हुई है मूली, अब आप मूली में पानी देना चाहते हो, तो एक बात बताओ, आप अभी प्लानिंग कर रहे हो, तो क्या क्या प्लानिंग करोगे, आप ही प्लानिंग करोगे कि पानी कब देना है और कितना देना है, बस यही प्लानिंग करोगे ना। पानी का स्रोत वो तो आपके पास ऑलरेडी पहले से मौजूदा है, प्लानिंग में नहीं आएगा लाइको पार्ट। तो याद रखना, जब सिंचाई योजना बनाते हैं तो हम 1 और 2 पे ध्यान देते हैं। तो यहाँ ऑप्शन में हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, केवल 1 और 2 कि फसल में पानी कितना देना है, क्वांटिटी, हाउ, और फसल में पानी देने की आवश्यकता कब है, पानी कब दूंगा। जैसे आप जानते हो कि गेहूं में पानी कब दोगे, तो CRI अवस्था है, 6 अवस्था है आपकी इरिगेशन की, तो एक तो वो चीज हो गई, और कितना पानी देना है, ये 2 पॉइंट आप योजना में शामिल करते हो। सर अब ये बताओ ये एनसीईआरटी में कहां पे, अब यार एग्जैक्ट ऐसा तो नहीं लिखा हुआ, बट मैं आपको बता देता हूं। अगर आप 12th एग्रीकल्चर चैप्टर नंबर 3 उठा के देखोगे तो इसके अंदर फसल में सिंचाई कब करे, शेड्यूलिंग ऑफ इरिगेशन दे रखा है, जिसके अंदर आपको काफी अच्छे से बताया हुआ है कि सिंचाई कब करनी है, कितना पानी देना है, इस चैप्टर में कंप्लीट है। जैसे देखो यहाँ की क्रांतिक अवस्था है, जानकर हमें पानी देना है, समझ रहे हो ना, तो ये भी आपका एनसीईआरटी से लिया गया है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सी प्रजाति के दूध में उच्च वसा मात्रा होती है, फैट परसेंटेज ज्यादा किस में होता है। ऑप्शन है भैंस, गाय, बकरी, ऊंट या अनुत्तरित प्रश्न, बोलो क्या लगाओगे। सर क्या लगाएंगे हम, सर हमने तो पढ़ा था, क्या पढ़ा था आपने, अरे वही तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपके होगा बफेलो, गई भैंस पानी में, और जाने दो क्या दिक्कत है, ठीक है। तो बफेलो, अब देखो सर ये बताओ एनसीईआरटी में कहां लिखा हुआ है कि इसके दूध में सबसे ज्यादा वसा है। अरे आप चाहो तो 11th की एनसीईआरटी उठा के देखो, 12th की एनसीईआरटी, 12th की उठा के देख लो, चाहे केमिस्ट्री की बुक उठा के देखो, चाहे एग्रीकल्चर की बुक उठा के देखो, दोनों में एक टेबल आपको दे रखी है, और इस टेबल में छुपा है इस क्वेश्चन का आंसर। कैसे, देखो इधर, ये गाय, भैंस, बकरी, भेड़ और मनुष्य,
मनुष्य तक का भी दे रखा है। अब हमें मतलब है वसा से, इस वाले कॉलम से। अब इसमें सबसे ज्यादा नंबर कहाँ दिख रहा है आप लोगों को? सर यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे 7.90। लेकिन सर ये तो भेड़ है। अरे बिल्कुल सही बोला बालक, ये भेड़ है। तो भेड़ ऑप्शन में है क्या? नहीं है, तो ये नहीं होगा। फिर इससे कम देखो, अरे ये रहा 7.38। और सर ये क्या है? अरे ये गई भैंस पानी में है। तो बोल हो गया ना राइट आंसर, बफेलो, बुबेलस बुबेलिस, बुबेलस बुबेलिस कार्बेंसेसिस। समझ गए? तो याद रखना, ये भी आपका एनसीईआरटी से डायरेक्ट पुटअप हुआ है, कोई चेंजेस नहीं है, बस देखा पूछा। आगे बढ़े, पक्का? क्वेश्चन नंबर 7, टीकाकरण द्वारा कौन सी बीमारी की रोकथाम की जा सकती है, जिससे टीका लगा के हम उस बीमारी को रोक सकते हैं? बोलो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? देखो, दुग्ध ज्वर, ब्लैक वाटर, मास्टाइटिस, ब्लॉट या अनुत्तरित प्रश्न। बोलो क्या लगाओगे? तो याद रखना, टीका लगाकर जिस बीमारी को हम रोक सकते हैं वो है ब्लैक क्वार्टर। और ब्लैक क्वार्टर को क्या बोलते हैं बालक? इसको जहरबाद भी बोला जाता है। सर ये एनसीईआरटी में दे रखा है। अरे बिल्कुल यार, 12th एनसीईआरटी का फोटो देखो ना, स्क्रीनशॉट लगा रखा है। ये देखो, इसको लंगड़ा, बुखार, फड़ सूजन, चुरचुरिया रोग, अरे दबाने पर चुरचुराहट की आवाज आती है, उसे ही तो चुरचुरिया रोग कहा गया है। क्यों आती है? क्योंकि पैर में सूजन आ जाता है, पशु लंगड़ा लंगड़ा के चलता है। वो तो डिटेल में पढ़ाया हुआ है मैंने, जब आप पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक मजा आ जाएगा, डायरेक्ट आपके छपेगा दिमाग में, वो टेंशन मत लो। इस वीडियो को ज्यादा लंबा ना करें, इसीलिए थोड़ा हम चलेंगे फास्ट, ठीक है? सर ये बताओ, इसमें टीके का जिक्र कहां पे है? ये देखो, रोग से बचाओ, रोग से बचाव करना है आपको। तो देखो, प्रति बरसात जून माह में BQ 5 ml का टीका लगवावे तो ये रोग नहीं होगा। देखो, दो चीजें होती है, एक बचाव होता है, एक उपचार होता है। उपचार क्या होता है? जब रोग हो गया, लेकिन आप चाहते हो रोग हो ही ना, तो आप टीकाकरण करवाओगे। अब इनमें से टीकाकरण किसका होता है? तो ब्लैक वाटर का होता है, जहर बाद का। ये बाद है, समझ गए? आगे बढ़ू, पक्का समझ में आ रहा है आप सभी को? यार वाकई में समझ में आ रहा है ना? तो यार जिन्होंने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है ना, लाइक कर देना, अधिक से अधिक शेयर करना। मैं चाहता हूं जितने भी स्टूडेंट जिस भी डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं, कमेंट करके बताना कि सर मैं यहां से हूं, मैं कोटा से हूं, अजमेर से हूं, और मैंने पूरे अजमेर में इस वीडियो को शेयर किया है। बिल्कुल प्राउड फील होगा आप लोगों के ऊपर, ठीक है? तो बिल्कुल यार लाइक शेयर बनता है आप लोगों का। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास आता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन फाउल कॉलरा के संदर्भ में सत्य नहीं है? जो फाउल कॉलरा आपके मुर्गियों की एक बीमारी है, इसमें सत्य नहीं है, आपको ये बताना है। देखो क्या कथन है, यह सभी कुक्कुट वर्ग की पक्षियों को प्रभावित करता है, यह संक्रामक रोग है, प्रभावित पक्षी हाँफते, खांसते, छींकते और उन्हें सांस लेने में परेशानी होती है, यह विषाणु द्वारा होता है। अब ऑप्शन देखो, केवल 1, केवल 2, केवल 3, केवल 4। बोलो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? भाई फटाफट कमेंट करो। अरे हाँ, कमेंट में तो बता ही देना मुझे टोटल कितने आए। तो याद रखना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी, हमारा सत्य नहीं है। सर डी क्या है? यह विषाणु द्वारा होता है। तो सर फिर ये किसके द्वारा होता है? बोलो, अरे ये रोग किसके द्वारा होता है? तो फाउल जो फॉक्स है, ये वायरस द्वारा फैलने वाला मुर्गियों में यह बोरियोलोटा एबियम, टर्की बोरियोलोटा मैलिग्रेडिस तथा कबूतर में बोरियोलोटा कोलंबी स्ट्रेन से फैलता है। बट ये फाउल फॉक्स है, और यहाँ पर ये क्या है? आपके फाउल कॉलरा है। याद रखोगे, तो ये डिफरेंट है, सेम वो नहीं है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9, अब एक और जानकारी आपको दे देता हूं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैं आपको एग्रीकल्चर के ही क्वेश्चन बताने वाला हूं, बट जो आपके हिंदी के हैं, जीके के हैं, इनके भी आंसर आपको बताऊंगा, चिंता मत करो। बट आंसर, क्योंकि यार हिंदी और जीके अपने को नहीं आता है, ठीक है? आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक हैं? तो ऑप्शन में है जाम्बेश्वरी जी, हरिदास जी, सूरज गोपाल जी, महाव मनोहर जी, अनुत्तरित प्रश्न। तो याद रखना, राइट आंसर है जाम्बेश्वरी जी। क्या होगा? जाम्बेश्वरी जी, क्वेश्चन नंबर 9। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे, निम्न में से कौन सी फसल नींबू वर्ग की प्रजाति में सम्मिलित है? अब यार ये नींबू वर्ग वाला कई बार रिपीट हुआ है परीक्षाओं में क्वेश्चन। अब देखो, किन्नू है, मीठा संतरा है, कटहल है कि नारंगी है? बोलो क्या होगा? ऑप्शन भी देख लो, केवल 1, केवल 1, 2, 4, केवल 3, केवल 1, 2, 3, 4। क्या लगा के आओगे? अरे बोलो यार, शर्म लगा के आएंगे किन्नू, शर्म लगा के आएंगे मीठा संतरा। सर कटहल नींबू वर्ग नहीं है,
सर हम नारंगी लगा के आएंगे, मैंडेरिन। तो देख लो ना यार, 1 2 4 कहाँ है सर, 1 2 4 ऑप्शन नंबर बी में। अरे तो लगाओ आंख बंद करके बी, ऑप्शन बी, ठीक है। अब सर ये देखो, ये देख लो इधर, ये नींबू वर्ग का है, आपके 12th एग्रीकल्चर में दे रखे हैं कि कौन कौन से नींबू वर्ग में आपके आते हैं, जैसे लाइम का दे रखा है, समझ गए। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। किसने जैसलमेर में 5 पटवा हवेली बनवाई? किसने बनवाई भाई, बता दो। ऑप्शन है राणा उदय सिंह, बन्ने सिंह, रावलवीर सिंह देव या गुमान चंद। तो याद रखना, जो पटवा हवेली बनवाई है ये गुमान चंद न बनवाई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12, और क्वेश्चन नंबर 12 फिर से एग्रीकल्चर का आपके हैं। देखो सूची 1 जिसमें आपको फलों की फसल दे रखी है, सूची 2 जिसमें आपको वाणिज्यिक प्रवर्धन, बालक एक तरफ बोला है फल और एक तरफ प्रवर्धन। अब बताओ कौन से फल में कौन सा प्रवर्धन होता है, यही तो पूछा है। ये भी एनसीईआरटी से लिया गया है सर, बिल्कुल लिया गया है यार। देखो इधर आम, अंगूर, पपीता, अमरूद, और ऑप्शन है ये इस तरीके से आपने देखे होंगे। अब बताओ क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर भाई, फटाफट बता दो यार, जल्दी से जल्दी। क्या होगा राइट आंसर? तो याद रखना इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारे पास होगा, चलिए देख लेते हैं। हम बात करेंगे आम, तो सबसे पहले वो ऑप्शन चूज किया करो जो आपको सबसे पहले आता है। जैसे आप जानते हो कि सर पपीता में बीज के द्वारा होता है, तो इसको पपीता को मिला दो बीज के द्वारा। फिर आम की बात करें तो पार्श्व कलम रोपण, कलम रोपण आ गया, पार्श्व कलम रोपण। और अंगूर की बात करें बी वाला, तो इसमें दृढ़ काष्ठ क्रंथन आता है। अब बचा कौन? अमरूद, तो इसमें वायु पर्तन तथा मुकुलन, बडिंग। सर ये हमें एक बार एनसीईआरटी में प्रूफ करवा दो, बिल्कुल अभी करवाऊंगा, बट यहाँ इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ए का सेकंड और बी का फोर्थ और सी का थर्ड पपीता और डी का 1, ठीक है। अब देखो प्रवर्धन, ये सारे के सारे फल हैं, मैं नहीं बोल रहा सारे एग्जैक्ट मिलेंगे, बट कुछ कुछ तो आपको मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर देख लो आप, पपीता, पपीते के प्रवर्धन की अच्छी विधि बीज द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? बोलो बीज द्वारा। तो ये आपके 12th एनसीईआरटी से लिया गया है। कहां से? 12th एनसीईआरटी। फिर आगे बढ़ेंगे सर, बिल्कुल अमरूद, अमरूद का प्रवर्धन वानस्पतिक तरीके से ही किया जाना चाहिए। अमरूद कहाँ है? ये वानस्पतिक है ना, मतलब इसमें आपके वायु पर्तन, मुकुलन, एयर बडिंग, लेयरिंग वगैरह आएगी, जिस पर इनार्चिंग एवं वेज ग्राफ्टिंग करते हैं। अमरूद के पौधे को स्टूलिंग एवं लेयरिंग द्वारा भी तैयार किया जाता है। तो ये देख लो, स्टूलिंग, लेयरिंग, ये क्या है? मुकुलन है ना, वायु पर्तन हो गया आपके। देन इसके बाद अगला आपको दे रखा है आम। आम को बीज वानस्पतिक विधियों द्वारा प्रवर्धित किया जा सकता है। आम की व्यवसायिक किस्में एकल भ्रूणता वाली, मूल ग्रंथ के रूप में उपयोग आने वाली किस्में, बहुभ्रूणता वाली किस्में, ठीक है। और इसमें अगर हम बात करें तो जैसे कि यहाँ पर हमारे पास आम के अंदर दृढ़ काष्ठ क्रंथन, ठीक है, तो वीनियर ग्राफ्टिंग हो गया, सॉफ्ट ग्राफ्टिंग हो गया, स्टोन ग्राफ्टिंग हो गया। वीनियर और स्टोन ग्राफ्टिंग का विस्तृत वर्णन आपको पढ़ाया भी गया है एनसीईआरटी के अंदर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। अब यार थोड़ा तो एग्जामिनर कंफ्यूज करेगा ना, ऐसा थोड़ी है सारे के सारे क्वेश्चन परोस देगा ऐसे कैसे, फिर तो सबका सिलेक्शन हो जाएगा। थोड़ा तो दिमाग लगाना पड़ेगा हमें, थोड़ा तो कुछ तो चेंज करेगा। बट मेजोरिटी ये है कि कई सारे क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एनसीईआरटी से ऐसे कैसे मिलेंगे, लाइन टू लाइन, जैसे मैं बता भी रहा हूँ कुछ कुछ क्वेश्चन आपको। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे। राजस्थान में किस क्षेत्र में सुंदर क्रांति जोशी पुरस्कार दिया जाता है? साहित्य, महिला क्रिकेटर को, सामाजिक कार्य करने वाले को, कबड्डी खेलने वाले को। तो याद रखना जो महिला क्रिकेटर हैं उनको सुंदर क्रांति जोशी पुरस्कार दिया जाता है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। अब इसमें देखिए डायरेक्ट ऑप्शन राइट आंसर, ए को सेकंड से मिला देते हैं, गणेश को विनायक, है ना, गणेश जी को विनायक हम बोलते हैं। और बी हमारे पास है आम, और आम को फोर्थ सहकार, ठीक है। और सी इंद्र को फर्स्ट पुरंदर, और डी हमारा क्या होगा? थर्ड होगा। थर्ड क्या है? वैशाखानंदन, ठीक है, गर्दभ, इस तरीके से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पक्का? आगे बढ़े, देखो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15।
निम्नलिखित में से भूतकाल को प्रकट करने वाले वाक्यों की पहचान कीजिए। जो भूतकाल के बारे में बता रहे हो, अरे वर्तमान के बारे में बात नहीं हो रही, भविष्य के बारे में बात नहीं हो रही, जो बता रहे हो भूतकाल को, जैसे अभी मैं आपको बता रहा हूं तो क्या बता रहा हूं, भूतकाल का पेपर आपको बता रहा हूं। सर भूतकाल का कैसे, अरे 2023 वाला पेपर बता रहा हूं ना, अभी आप तैयारी कर रहे हो 2025 की, तो ये पेपर जो है आपका 2023 वाला भूतकाल के अंदर आएगा। बट यहाँ ऑप्शन देखो और बताओ क्या होगा। देखो आप लोग क्या करो यार, एक नोटबुक एक पेपर लेके बैठो, मैं तो ये कह रहा हूं अगर वाकई में तैयारी करो 1 से 100 तक नंबरिंग लिखो। जैसे ही क्वेश्चन आता है पहले अपना आंसर लगा लो कि सर ये होगा आंसर, फिर चेक करो एंड में कि टोटल कितने क्वेश्चन में से टोटल कितने आपने सही लगाए हैं, उससे आपको पता लग जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। देखो 3 और 4, 3 क्या है, तुमने गाना गाया होगा, पुरानी बात कर रहे हैं, हाँ तुमने गाना गाया होगा यार, ठीक है, तो पुरानी बात कर रहा हूं। फिर 4, वह जा रहा है, वो जा रहा होगा यहां पे, ठीक है, वो जा रहा होगा, नहीं 3 4, या हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर रहे हैं, तो इस क्वेश्चन का ये नहीं होगा यार, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारे पास, इसमें गलत लगा हुआ है, सी होगा, है ना, ओनली सी, तुमने गाना गाया होगा, ठीक है, ये वाला। बाकी एक बार आप देख लेना क्योंकि यार ये थोड़े हिंदी और जीके के क्वेश्चन है, हम फोकस करते हैं एग्रीकल्चर पे। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16, मैदानी क्षेत्रों में उगाए जाने वाले प्याज की प्रजातियों का वर्गीकरण इस प्रकार किया जाता है, अल्प दिवस प्रकार, दीर्घ दिवस प्रकार, अंतरावधि प्रकार, दिवस तटस्थ प्रकार या अनुत्तरित प्रश्न। बोलो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, कमेंट करो। तो याद रखना इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपके क्या हो जाएगा, अल्प दिवस प्रकार। अच्छा सर ये कहां पे पढ़ाया गया है हमें, अरे बालक 11th एग्रीकल्चर का जो आपके वेदर एंड क्लाइमेट वाला चैप्टर है, जिसके अंदर आप लोगों को प्रदीप्त कालिता के आधार पर फसलों का वर्गीकरण बताया हुआ है, जिसमें शॉर्ट डे प्लांट, इंटरडेमीडिएट प्लांट, ठीक है, इसके अलावा एलडीपी प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट और आपको डे न्यूट्रल प्लांट डीएनपी, इनके बारे में बताया हुआ है। तो ये उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 17, खतरा। देखो क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, निम्नलिखित में से कौन से दुग्ध उत्पाद को बनाने के लिए रेनेट का प्रयोग किया जाता है। सर ये भी पहली बार देख रहे हैं, ये तो एनसीईआरटी में है ही नहीं। अरे भाई एनसीईआरटी उठा के देखो, एनसीईआरटी में है, लिखा हुआ है, लाइन टू लाइन मैच है, हेडिंग दी हुई है। सर कैसे, अरे आप क्या करना, पहले तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जान लेते हैं, क्या होगा, दही, घी, पनीर, क्रीम या अनुत्तरित। तो राइट आंसर हम लगा के आएंगे पनीर। सर पनीर में रेनेट समझ में नहीं आया यार। अरे बालक 12th एजी केमिस्ट्री पढ़ना, और अगर कहीं पर समझ में नहीं आती है तो लव सर के पुराने वीडियोस कैप्टन एग्रो के ऊपर है, उनको देख लेना, परमानेंट जीवन भर आपके जीन में बैठ जाएगा डेयरी केमिस्ट्री, कभी नहीं भूलोगे आप, बिल्कुल। तो देखो उसमें आपके जो चैप्टर नंबर 12 है डेयरी केमिस्ट्री, उसके अंदर पनीर बनाना आपको सिखाया गया है। जब पनीर बनाते हो आप तो देखो उसमें हेडिंग नंबर 5 रेनेटिंग, सूखे रेनेट चूर्ण को 2.5 ग्राम प्रति 100 किलोग्राम दूध की दर से 20 से 40 गुना पानी में घोलकर मिलाया जाता है। यदि रेनेट द्रव में है, ये देख लो रेनेट मिल गया ना, ऐसा कैसा ही वर्ड, तो 20 मिलीलीटर प्रति 100 लीटर दूध की दर से मिलाया जाता है। रेनेट डालने के बाद दूध को तेजी से अच्छी तरह मिलाते हैं और फिर दूध को 35 से 45 मिनट तक शांत छोड़ देते हैं, जिससे दही की तरह थक्का जम जाता है। बालक ये आपके चेडार पनीर जो है, चीज पनीर, उसके बारे में आपको बताया हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, नीचे दिए गए नस्ल के लक्षणों के आधार पर मवेशी की नस्ल की पहचान कीजिए। अब यार कितना आसान क्वेश्चन है, देखो सब तो बता दिया, हमें तो नाम बताना है। जैसे देखो, बाहर निकला हुआ चौड़ा और लंबा माथा, फिर आगे की ओर झुके हुए लटके हुए कान, शरीर पर गहरा लाल या चॉकलेटी रंग का चित्तेदार सफेद रंग। बोलो किसकी है, अरे कमेंट करो। ऑप्शन देखो, गिर, थार पारकर, राठी, मालवी। बोलो क्या होगा क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर। तो याद रखना क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर होगा गिर। सर गिर कैसे होगा, बालक इधर देख, इस नस्ल के पशुओं का रंग लाल सफेद, जिस पर काले खतई रंग के धब्बे, शरीर सुडौल,
कान लंबे लटके हुए, ये कान लंबे लटके हुए, ये इधर, ठीक है। फिर माथा चौड़ा, अरे माथा चौड़ा और उभरा हुआ, सींग लंबे। अरे जब गिर गाय आप पढ़ते हो तो गिर में देखा होगा कि माथा ऐसे उभरा हुआ, और सींग भी अर्धचंद्राकार होते हैं। कैसे होते हैं? सींग अर्धचंद्राकार ऐसे होते हैं। और कान कैसे होते हैं बालक? बालक कान ऐसे होते हैं लंबे लटकते हुए, लाइक पत्ती नुमा। किसके जैसे? पत्ती नुमा। और ये बन गई रे बालक आपके क्या? अरे बोल दे, ये बन गई आपके गिरगाय। समझ गए? तो याद रखना, गिरगाय से हर बार परीक्षा के अंदर क्वेश्चन आता ही आता है। तो उम्मीद करता हूं ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे तो ये भी आपका एनसीईआरटी से। अच्छा, ये नोट तो कर रहे हो ना आप कि कितने क्वेश्चन? क्योंकि बाद में कमेंट करके तो बताओगे यार, इतना भी नहीं करोगे क्या? कमेंट करके बताना है कि टोटल 60 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के पकड़ो, उनमें से एनसीईआरटी से जो आपको सही लगे कि नहीं सर हमें तो स्क्रीनशॉट ऐसे ही लग रहा है बट ये मैच कर रहा है, तो वो काउंट किया है। बिल्कुल सारे बच्चे काउंट करो और कमेंट करके बताओ कितने एनसीईआरटी से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। अब सूची 1 क्या है? एल्कोहल टेस्ट, दूध में अशुद्धता और मिट्टी की जांच, सीओबी टेस्ट, सेडिमेंट टेस्ट या हंसा टेस्ट। बोलो, ऑप्शन आपको दे रखे हैं, क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 19 का? तो याद रखना, क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर होगा हमारे पास जो एल्कोहल टेस्ट है, ये दूध में उष्मा की स्थिरता की जांच करता है। देन हम बात करेंगे यहां पर बी वाला, ये सीओबी टेस्ट की अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की, तो क्वेश्चन नंबर 19 हमारा बी होगा, सीओबी टेस्ट दूध की भंडारण आयु निर्धारण के लिए। ठीक है, और सेडिमेंट टेस्ट की बात करें तो ये दूध में अशुद्धता और मिट्टी की जांच के लिए। और बचा डी हमारे पास हंसा टेस्ट, तो दूध की उष्मा की स्थिरता की जांच के लिए। ये भी आपके 12th एजी केमिस्ट्री में आपको पढ़ाया गया है, बट सेम एज इट इज ऐसा का ऐसा ही नहीं मिलेगा, तो मैंने स्क्रीनशॉट भी यहाँ पर नहीं लगाया है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे बालक। किसकी बात करेंगे? क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 20 में आपको क्या दे रखा है? मृदा गठन का यांत्रिक विश्लेषण किस पर आधारित है? ऑप्शन देखो, स्टोक का नियम, बियर का नियम, ओम का नियम, फेरियर का नियम। तो याद रखना इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा स्टोक का नियम। क्या होगा? स्टोक का नियम। यह आपके एनसीईआरटी में नहीं है, मैं नहीं बोल रहा कि एनसीईआरटी से लिया गया है, जो लिए गए हैं उन्हीं के बारे में बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 21, वाणिज्यिक स्तर पर खजूर के पेड़ को निम्न में से किसके द्वारा प्रवर्धित किया जाता है? ऐसा कमर्शियल, ऐसा नहीं है घर में 2 पौधे लगा रहे हो आपने प्रवर्धन कर दिया कोई सा भी तरीका अपना के। बात चल रही है कमर्शियल, बहुत ज्यादा हमें क्या करना है, खेत में खजूर ही खजूर लगाने हैं, पूरा बाग लगाना है बहुत ज्यादा, तो प्रवर्धन हम करेंगे। तो कौन सी विधि का इस्तेमाल हम करेंगे? पहले देखो ऑप्शन, सर मुकुलन, सर रोपण, प्रशाखाएं, वाहक, अपरी भूस्तारी। बोलो क्या करोगे? सर दिख रहा है हमें तो, अरे तो बोलो ना, राइट आंसर होगा प्रशाखाएं। सर प्रशाखाएं क्या होते हैं? अरे सकर्स को ही प्रशाखाएं बोलते हैं। देखो जब भी पेपर में कंफ्यूजन हो, इस बार 2023 वाले पेपर में पता है एग्जामिनर ने क्या किया है? हिंदी के वर्ड कठिन दे दिए, बट इंग्लिश के तो वही है, इसीलिए हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ा करो। ठीक है सर, अब ये बता दो एनसीईआरटी में कहां लिखा हुआ है? बालक ये है खजूर का प्रवर्धन। सर कैसे मान ले खजूर का है? अरे देखना इधर, खजूर का प्रवर्धन बीज द्वारा भी किया जाता है। क्या बोला? बीज द्वारा भी किया जाता है, परंतु बीजू पौधे की गुणवत्ता कायिक विधि द्वारा किए गए पौधों की तुलना में कम होती है, इतने बढ़िया नहीं होते हैं। मुख्य वृक्ष से सकर्स अलग करते हैं, उनका वजन कम से कम 6 किलोग्राम अवश्य है। खजूर के बगीचे में नर एवं मादा पौधों का अनुपात 1:10 का रखना चाहिए, नर पौधे का अनुपात अधिक हो उन्हें हटा देना चाहिए। सर ये प्रशाखाएं कहां लिखा हुआ था? अरे ये अंतःभूस्तारी ऑफशूट, ठीक है, ऑफशूट या सकर्स, इस तरीके से समझ गए। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 के बाद हमारा क्वेश्चन 21 हो गया, ठीक है। देन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22। देखो, निम्नलिखित में से अग्नि शब्द का पर्यायवाची नहीं है। जो अग्नि का पर्यायवाची नहीं है ना, वो आपको बताना है। तो देखो ऑप्शन है अनल, दव, कृष्णज, श्रेय, वायु। बोलो क्या होगा? तो याद रखना डी हो जाएगा 4 और 5।
सर्वे। ये आपके अग्निशब्द के पर्यायवाची नहीं है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। सर ये भी एनसीईआरटी से लिया गया है। अरे बिल्कुल लिया गया है बालक। कैसे लिया गया है देखो, एक तरफ है उर्वरक और एक तरफ है नाइट्रोजन का परसेंटेज मान, तो मिलाते हैं भाई। हमें सबसे पहले यूरिया का तो पता है ही सही, और का पता नहीं तो 46% यूरिया होता है ना, सॉरी नाइट्रोजन होता है ना यूरिया में, ये तो पता है ही सही। तो सबसे पहले वो लाइन खींच दो। फिर ऑप्शन देखो सर 0, 16, 12, तो सर हमें ये बता रहा है कि 0 मतलब नाइट्रोजन नहीं है इसमें। बिल्कुल यार सही कह रहा हो यार। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारे पास क्या होगा, ये हो गया। अब बचा हमारे पास कौन कौन, सोडियम नाइट्रेट और डाई अमोनियम फॉस्फेट। अब आप ही सोचो, दिमाग लगाओ, और क्या होगा आंसर, बोलो। अरे बोलो ना यार, क्या होगा आंसर। हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। ए का आपने क्या लगा दिया, सेकंड लगा दिया। बी का आपने क्या लगाया, बी का फोर्थ, 9 इसका अलग लगाया। बी का आपने लगाया है फर्स्ट, ठीक है, और फिर आप लगा रहे हो C1, ठीक है, C1 थर्ड का, बी का सेकंड, ठीक है, और डायमोनियम फॉस्फेट। तो डायमोनियम फॉस्फेट में नाइट्रोजन 18%, इस तरीके से थोड़ा सोच के लगाओ, और सोडियम नाइट्रेट 16%। अब सर इधर हम एक बार देख लेते हैं कि हमारे एनसीईआरटी में है या नहीं है। देखो यूरिया में 46% क्या, अरे बोलो, नाइट्रोजन। फिर इसके अलावा ऑप्शन हमें क्या दिया था, सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट का है आपके, ठीक है, पूरा टेबल अगर आप देखोगे तो उसमें आपको मिल जाएगा। फिलहाल डायमोनियम फॉस्फेट की बात करते हैं तो 18%। तो इस तरीके से ये भी आपके, अब ये नहीं बोला सारे ऑप्शन, पूरी टेबल देखना, क्योंकि स्क्रीनशॉट जो था एक साथ वो मैंने यहाँ पर लगाया है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को काफी अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो यार इसका एक बार आप देख लेना कि किस किस से मिलान कर रहा है। ए हमारे पास सेकंड हो गया, ठीक है, तो ए सेकंड ये हो गया हमारे पास। फिर बी हमारा थर्ड हो गया, बी थर्ड हो गया है। सी हमारा 1 हो गया है, और डी हमारा फोर्थ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा देखो, ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा समय तो लगता है, बट आंसर भी अधिकतर हमारे सही हो जाते हैं, क्योंकि हमें अगर 1-2 का भी पता है तो फिर हम दिमाग लगा के कर लेते हैं। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 24, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। एक तरफ है जानवर और एक तरफ है नस्ल। एक तरफ क्या है, जानवर, एक तरफ नस्ल। तो बकरी है, भेड़ है, गाय है, ऊंट है। सर एक बात बताओ, ये भी एनसीईआरटी था। बिल्कुल यार, 12th एग्रीकल्चर एनसीईआरटी उठा के देखो, उसमें मिलेगा आपको, या आप ऑटोमेटिक लगाओ, कोशिश करो, है ना, किस किस का पता है सबसे पहले कोशिश करो। जैसे मेरे को पता है कि हाँ बकरी की सिरोही नस्ल है कोई करके, है ना, तो बिल्कुल भाई सिरोही लगा देते हैं। फिर उसके बाद सर कुछ याद आ रहा है, भेड़ की पूगल है, अरे तो लगा दो। सर गाय का भी कुछ याद आ रहा है, मालवी है, अरे तो लगा दो। बचा कौन, ऊंट, सर ऊंट की गौमट। तो मिल गया ना आंसर। ये आपके एनसीईआरटी में है, ये तो मैंने जस्ट ऐसे लगाया, बट आप खुद जानते हो, 12th एग्रीकल्चर पढ़ के आए हो तो उसमें आपको मिल जाएगा। चैप्टर नंबर आई थिंक 14 है उसके अंदर। तो बोलो अब इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, बी का, सॉरी ए का हमने लगाया थर्ड, तो ए का थर्ड यहाँ देखो, फिर बी का फर्स्ट ये देखो, फिर सी का फोर्थ ये देखो, और डी का सेकंड ये देखो। हो गया ना। तो यार इनकी नस्लें जो है ना, आप एक बार वीडियोस देखना, कैप्टन एग्रो पे ट्रिकली तरीके से नस्लें याद करवाई गई है। विदिन मैं मिनट नहीं बोल रहा, विदिन सेकंड आप याद कर लोगे। जैसे जब बीवी से टकराओ तो बकरी बन जाओ, है ना। तो इस तरीके की कुछ ट्रिकें बताई हुई है आपको। अमन भारी है, एक गिलास दूध पियो, ऐसी ट्रिकों से आपको याद करवाया हुआ है। तो एक बार वीडियो जरूर देखना, आपको परमानेंट अगर याद रखना है तो। और अगर याद नहीं रखना, देखो 2 तरीके होते हैं। एक होता है कि सर हम तैयारी कर रहे हैं, अगर आप तैयारी करने वाले में से हो तो भाई तैयारी करो। एक होता है कि सर मेरी तो सीट पक्की है, अपने को तो सिलेक्शन लेना है। तो सिलेक्शन लेने के लिए कुछ तो एजेंडा बनाना पड़ेगा, कुछ तो प्लानिंग करनी पड़ेगी ना। लाइक सही कंटेंट पढ़ो, सही चीजों का चुनाव करो, क्या पढ़ना है ये भी पता होना चाहिए ना, कि रास्ता क्या है, जिस रास्ते पे आप जा रहे हो सही है या गलत है। तो पता लगे कंटेंट ही पता नहीं कौन सा पढ़ लिया, किस किस के बहकावे में आ गए, पता नहीं कौन कौन से कंटेंट पढ़ रहे हो, पेपर में जाके देखा क्वेश्चन नहीं मिला। इसलिए बोलता हूँ कुछ भी पढ़ो आप, बट एनसीईआरटी को मत छोड़ना कभी भी, क्योंकि यार बोल रहा हूँ 40 से 41 क्वेश्चन सीधे सीधे एनसीईआरटी से पुटअप होते हैं। एनसीईआरटी को घोल के पी जाओ अच्छे से, बाकी 20 क्वेश्चन मैं संभाल लूंगा। एक और जानकारी आपको दे देता हूं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 के बाद एक जानकारी देखिए। सबसे पहला काम, आप लोग
कैप्टन एग्रो ऐप डाउनलोड कर लो, अभी डाउनलोड कर लो, मैं कह रहा हूं, ठीक है। वीडियो पॉज करो, कैप्टन एग्रो ऐप डाउनलोड करो। डाउनलोड जब आप करोगे तो यहाँ पर कई सारी चीजें आपको मिलेंगी, जैसे फ्री जो मिलने वाली है उनके बारे में बात करता हूँ। आपको 11th 12th NCERT ऐसे कैसे दे रखी है, लेकिन जो बच्चे चाहते हैं कि सर वो तो एज अ थ्योरी है, हम पढ़ेंगे कैसे, इतना समय नहीं है, तो यार 11th एग्रीकल्चर का नोट्स है जिसमें 20 चैप्टर कंप्लीट है, ये मात्र 99 रुपए में दिए जा रहे हैं, ये आप खरीद सकते हो। या आज आपके लिए एक कोर्स लॉन्च होने वाला है शाम को 5 बजे, याद रखना। इस कोर्स में आपको ओनली एग्रीकल्चर सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, किसके लिए, कृषि पर्यवेक्षक वैकेंसी के लिए, और इसकी प्राइस होगी 999 रुपए, जो आपका NCERT आधारित होगा पूरा का पूरा। बट याद रखना एग्जैक्ट 5 बजे इसकी प्राइस जो है सिर्फ 499 में, और सिर्फ 50 बच्चों के लिए दिया जाएगा। जैसे ही 50 बच्चे कंप्लीट हो जाएंगे इसकी प्राइस वापस 999 हो जाएगी। तो अगर आज आप 5 बजे खरीदना चाहते हो तो 499 में ये कोर्स आपको मिल जाएगा। अभी हमने स्टार्ट नहीं किया है। एक और बात, एक तो खरीदते बोलो कि सर कहाँ है वीडियोस, भाई आएंगे, अपलोड होंगे, लेकिन चिंता मत करना, थोड़ा भरोसा रखना, ठीक है। आज हम ये कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, बट ये काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगा। सर इस कोर्स में क्या क्या होगा, अरे इस कोर्स में आपको 11th 12th NCERT तो मिलेगी, साथ में आपको पुराने पेपर मिलेंगे, साथ में आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी जिसमें 10 मॉडल पेपर है। जब एक बार 10 मॉडल पेपर देके प्रैक्टिस करोगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, पता लगेगा आप कितने गहरे पानी में हो, और अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपकी तैयारी करवाई जाएगी और NCERT आधारित होगी। भाई बस इतना ही देंगे हम आपको, ठीक है। तो एग्जैक्ट शाम को 5 बजे याद रखना, क्योंकि वापस प्राइस इसकी कम नहीं होगी। आप भी जानते हो कंटेंट कितना इंपोर्टेंट है और किस तरीके से पढ़ाया जा रहा है। कैप्टन एग्रो आज का चैनल नहीं है यार, सबसे पहला एग्रीकल्चर का ऑनलाइन चैनल है, कई सारे बच्चे पढ़े भी हुए हैं। कमेंट करके बताना अगर यार कोई पुराना स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा हो तो, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 की। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, जो मैच नहीं खाता है। अब यार ये जीके का क्वेश्चन आ गया तो डायरेक्ट आप देखो आंसर, नौलखा झील बीकानेर में नहीं है भाई साहब, बस इतना ही बता पाऊंगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26, जेली बनाने के लिए निम्न में से सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है। ऑप्शन तो बताओ सर, शर्करा, अम्ल, पेक्टिन, जैव नियंत्रक, बोलो 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 क्या होगा। सर क्या ये भी NCERT से, अरे बिल्कुल NCERT से लिया गया है। कैसे, देखो इधर, इसमें जेली बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चाहिए पेक्टिन। क्या चाहिए, पेक्टिन चाहिए। सर ये कहां पे लिखा हुआ है कि पेक्टिन चाहिए हमें जेली बनाने के लिए। देख बालक, 12th एग्रीकल्चर NCERT उठा और उसमें पढ़ अवलेह, जिसको जेली बोलते हैं, और इसकी लाइन नंबर 1 पढ़। क्या है लाइन नंबर 1, अवलेह जेली एक आर्द्र ठोस पदार्थ है। सर कहां लिखा हुआ, अरे जो पेक्टिन युक्त फलों के रस में उचित मात्रा में चीनी के साथ पकाकर तैयार किया जाता है। तो समझ गया ना, डायरेक्ट NCERT से पुटअप हुआ है। तो काउंट कर लेना अब तक कितने हुए हैं, टोटल कमेंट करके बताना है। हाँ कमेंट करके बताना ही है, नहीं तो आपको आपकी उसकी कसम है, पता है ना। भूल मत जाना कि टोटल सर 100 में से या 60 एग्रीकल्चर के क्वेश्चन में से इतने क्वेश्चन NCERT से पूछे गए थे, पक्का। और कमेंट बॉक्स में जय जवान जय किसान जरूर लिखना है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 27, गाय से दूध प्राप्त होता है। सर कौन सी नई बात है। आगे देखो, जो शाकाहारी आहार में फिर आपको रिक्त स्थान की प्राप्ति का एकमात्र जंतु स्रोत है। बोलो क्या मिलता है, गाय के दूध से विटामिन मिलता है, प्रोटीन मिलता है, खनिज मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। सर सारे मिलते हैं, हमने तो 7 पढ़े थे 12th एजी केमिस्ट्री में। तो सर विटामिन भी मिलता है, प्रोटीन भी मिलता है, खनिज भी मिलता है, कार्बोहाइड्रेट। अरे बालक इंपॉर्टेंट है कि एकमात्र स्रोत है जंतु से, जो सिर्फ जंतु से ही मिलता हो और किसी से नहीं मिलता हो। जैसे विटामिन, एक बात बताओ, आप कुछ और खा लो ना, वहां से भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। प्रोटीन, जो इसकी प्रोटीन है, खनिज है, कार्बोहाइड्रेट है। तो याद रखना इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, फटाफट भाई बता दो क्या होगा। तो याद रखना प्रोटीन होगा। ये जो गाय से दूध प्राप्त होता है, जो शाकाहारी आहार में सिर्फ जंतु स्रोत, यहां बात जा रही है किसकी, जंतु स्रोत। कैसे, तो और भी चीजों से मिल जाएगा, बट सिर्फ जंतु से ही मिलता है। ये सिर्फ क्या होगा, जंतु स्रोत, प्रोटीन का जंतु स्रोत ये सिर्फ गाय है। प्रोटीन जंतु स्रोत और कहीं से नहीं मिलेगा आपको, है ना, इसी से मिलेगा, दूध से। आगे बढ़ेंगे, तो सर हमारा लाइक ये क्वेश्चन कहां से, तो आप ये प्रोटीन वाला कॉलम पढ़ना, या आपको दे रखा है 12th एजी केमिस्ट्री में।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो बता दो सर। राइट आंसर देख लो ना यार, केवल 2, ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करेंगे। मवेशियों के ओसारे शेड की लंबी दूरी का उन्मुखीकरण होना चाहिए, किस दिशा में होना चाहिए? अब वैसे तो ये भी आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बट एग्जैक्ट आप लोग ढूंढना, इतना सा तो काम आप भी कर सकते हो। बात करेंगे डायरेक्ट राइट आंसर की, तो इनके जो शेड हैं ये उत्तर दक्षिण दिशा की तरफ बनाए जाते हैं। कैसे बनाए जाते हैं? उत्तर से दक्षिण में बनाए जाते हैं। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 29। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। देखो अब डायरेक्ट ए का सेकंड हम देखते हैं। ये हो गया अवयवी भाव यथाशीघ्र, है ना, आप जानते हो इसके बारे में, आप थोड़ा हेल्प करना, बताना, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। देन B1 की बात करें हम, तो ये हो गया मनमाना तत्पुरुष समास हो गया है, और C4 तो गया है दशानन बहुव्रीहि समास, और डी हमारा लेन देन क्या हो गया है? ये हो गया है द्वंद्व समास। याद रखोगे तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए मैं हिंदी और जीके का नहीं बता रहा आपको ज्यादा, ओनली बात कर रहे हैं हम एग्रीकल्चर पे। किस पे बात कर रहे हैं? एग्रीकल्चर पे। जो थोड़ी बहुत आती है पढ़ा देते हैं यार आप लोगों को, और क्या है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे यहां पर अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 30। लिस्ट 1 मैच लिस्ट 2। जो सूची 1 है सूची 2 के साथ मिलान करो ना यार, आप भी तो कर लो थोड़ा सा। इतनी लंबी क्लास चल रही है, कॉपी पेन लेके बैठो यार, है ना, और मिलान करो। बोलो कैसे मिलान करोगे? पूरा पक्का 100%। आप सबकी उनकी कसम खा के कहता हूं एनसीईआरटी से, डायरेक्ट पूरा का पूरा एनसीईआरटी से। किससे? एनसीईआरटी से। सर कैसे? देख बालक, राइस बोले तो धान, और धान का साइंटिफिक नेम ओराइजा सेटाइवा। सर ये कहां लिखा हुआ है? स्क्रीनशॉट नहीं लगाया मैंने, बट अभी बताऊंगा। अरे लगाया है, क्या बात है, ये देख लो, ये ओराइजा सेटाइवा आपके 12th एग्रीकल्चर में। फिर आगे बढ़े, ग्राउंड नट मूंगफली अरेकिस हाइपोजिया। सर एनसीईआरटी में कहां पे है? अरे ये देख, ये रहा अरेकिस हाइपोजिया। फिर वीट ट्रिटिकम एस्टिवम। सर ये कहां पे है? अरे वाह क्या बात है, इसका भी स्क्रीनशॉट मिल गया आप लोगों को। कॉटन, सर गोसिपियम हिरसुटम। सर ये तो गजब हो गया, बिल्कुल गजब हो गया है। गोसिपियम हिरसुटम कहां है? ये रहा अमेरिकन कपास का। तो देख लो यार, आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बट एनसीईआरटी से हैं अधिकतर क्वेश्चन। मैं नहीं बोल रहा सॉरी, बट एक नंबर है उसका जो वीडियो के एंड में बताऊंगा आपको। तो सर क्या होगा आंसर, ये तो बताओ। ए का मिलान करो थर्ड, तो ए थर्ड यहाँ पे है, और यहाँ पर भी ये याद रखना। फिर बी फोर्थ, तो ए थर्ड बी फोर्थ ये वाला जा रहा है, ठीक है। C1 बिल्कुल सही जा रहा है ना, और ये डी सेकेंड बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। क्या समझ गया आप? आगे बढ़ेंगे देन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 31। निम्न में से सम्मिश्रित उर्वरक का उदाहरण है। अरे बालक, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर, ये सर कहाँ है? ये 11th एग्रीकल्चर में है यार। तो देखो यूरिया है, एमओपी है, डीएपी है, एसएसपी है। बोलो क्या लगा क्या आओगे क्वेश्चन नंबर 31 में? आप क्वेश्चन नंबर 31 में क्या लगा क्या आओगे? सर हम लगा के आएंगे डीएपी। सही एनसीईआरटी में कहां दे रखा है? ये बालक, ये पढ़ इधर, जो आपके पोषक तत्व और उर्वरक वाला जो चैप्टर है, जटिल अथवा संयुक्त उर्वरक, जिसको कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर बोला गया है। अब जैसे देखो, जिन उर्वरकों में एक से अधिक प्राथमिक पोषक तत्व होते हैं, प्राथमिक पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं? अरे एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। अब ऐसा कोई फर्टिलाइजर हो जिसमें एक से ज्यादा हो, ठीक है, विद्यमान होते हैं, वे जटिल अथवा बहुतकीय उर्वरक कहलाते हैं। ये प्राय दानेदार रूप में तैयार किए जाते हैं। जब इन जटिल उर्वरकों में 2 प्राथमिक पोषक तत्व विद्यमान होते हैं तो इन्हें अपूर्ण जटिल उर्वरक कहते हैं। उदाहरण अमोनियम फॉस्फेट, नाइट्रोफॉस्फेट, पोटेशियम डाइअमोनियम फॉस्फेट। ये आपके है तो सही, बट ये अपूर्ण वाला है। कौन सा है? अपूर्ण वाला। याद रखोगे तो राइट आंसर होगा हमारा डीएपी। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 32। मैच करो भाई लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ। तो ए को हम थर्ड से मैच करते हैं। अचलगढ़ है परमारा, ठीक है, और बी फोर्थ हमारा ये दिलवारा जो है ये हो जाएगा चलुक्यास, और हमारा C1 एक लिंगजी, ये होगा कहां पे? मेवाड़ में। और महावीर जैन टेम्पल, और ये महावीर जैन टेम्पल कहां है भाई? गुजरात में है। तो बोलो हो गया ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 33।
सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। तो कैसे मिलान करेंगे भाई, ए थर्ड हमारे पास बिसलपुर बनास नदी पे बना हुआ है, ठीक है, और अरवार कहाँ पे बना हुआ है, खोटारी, ठीक है, और फिर आता है जवाहर सागर, ये खारी, जवाहर सागर खारी, और D1 मेज। भाई ये जीके वाले क्वेश्चन आप लोग देख लेना एक बार, ठीक है, आप लोग देख लेना इनको, क्योंकि मैं ओनली एग्रीकल्चर पे फोकस कर रहा हूं, समझ रहे हो। आगे बढ़ेंगे, देन बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 34। चारे की लागत दुग्ध उत्पादन लागत के कितने प्रतिशत पड़ती है। अब यार ये क्वेश्चन आपका इतनी बार कृषि परीक्षाओं में रिपीट हुआ है कि क्या ही बताऊं। सर कौन से पेपर में रिपीट हुआ है, हमें तो मिला ही नहीं। अरे जेट के पेपर उठा के देखो, पिछले 10 ईयर के, 10 ईयर के, उनमें मिल जाएगा आपको। ये जेट ICR में 100% श्योर ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। और ऑप्शन देखो कितना है, 40 से 50, 60 से 70, 75 से 85, 90 से 95। बोलो क्या होगा राइट आंसर। तो याद रखना राइट आंसर होगा 60 से 70%। देखिए एक जो डेयरी पालक है या जो गाय भैंस पालता है उससे भी पूछना आप, 70% जो खर्चा आता है ना बालक, वो दुग्ध उत्पादन की लागत पे आता है। अब ये इस तरीके से पूछा गया था कि पोषण पे, क्योंकि जब पोषण दोगे तभी तो दूध बनेगा और तभी तो दुग्ध का उत्पादन होगा, समझ रहे हो। आगे क्वेश्चन नंबर 35। राजस्थान में किस स्थान पर अनार का उत्कृष्टता केंद्र है। अब यार ये उत्कृष्टता केंद्र वगैरह तो नॉर्मल चीजें हैं, ये तो हम नॉर्मल जीके के अंदर भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो सिरोही में है, चूरू में है, डिंडौल में है, टोंक में है, बोलो कहां पर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डिंडौल बस्सी के अंदर है, क्वेश्चन नंबर 35। आगे बढ़ेंगे, देन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 36। पिस्सुओं के द्वारा कौन से रोग का संचरण होता है। सर ये भी पढ़ाया हुआ है, ये भी एनसीईआरटी से है, वैसे तो एनसीईआरटी में है बट एग्जैक्ट ऐसा नहीं है, तो स्क्रीनशॉट हमने नहीं लगाया। जैसे देखो रानीखेत रोग है, एंथ्रेक्स रोग है, मेस्टाइटिस है, बेबिसियोसिस है, या आप ये लगा के आओगे। तो राइट आंसर होगा हमारे पास इसमें बेबिसियोसिस, क्वेश्चन नंबर 36 का। फिर क्वेश्चन नंबर 37। केसरी सिंह बाहरट का जन्म किस स्थान पर हुआ। तो याद रखना यार, केसरी सिंह बाहरट शाहपुरा भीलवाड़ा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 38। दुग्ध दोहन का फिर रिक्त स्थान मिनट में समाप्त हो जाना चाहिए। अगर मान लीजिए आपके गांव का कोई रामलाल है, वो गाय भैंस पालता है और दूध निकालता है, तो कितना समय वो लगाता है, कहीं आधा घंटा तो नहीं लगाता, हाँ, या 2 मिनट में निकाल लेता है। बोलो एग्जैक्ट एक एवरेज होगा ना कि हाँ इतने समय में दूध निकालने की क्रिया में समाप्त कर लेनी चाहिए। तो ऑप्शन देखो इधर, और ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, कई बार। जैसे देखो 6 से 7 मिनट, 9 से 10 मिनट, 12 से 14, 15 से 16, या ये लगा के आओगे। सर हम लगा के आएंगे 6 से 7 मिनट। सर ये क्यों लगा के आएंगे हम, एनसीईआरटी में कहा है। अरे बालक यार फिर से एनसीईआरटी, देख इधर स्क्रीनशॉट। दुग्ध दोहन कार्य शीघ्र औसतन 5 मिनट में पूर्ण कर लेना चाहिए, ये सीधा सीधा एनसीईआरटी से आया है। अब सर 5 कहां लिखा, अरे 19-20 तो करेगा ना एग्जामिनर। आगे बढ़े, अगला देखो। सिल्किंग एक प्रजनक अवस्था है जिसे फसल में देखा जाता है। अरे मैं तो ये कह रहा हूं, ये तो आपके एग्रीकल्चर एनसीईआरटी छोड़ो, आपके खेती बाड़ी से संबंधित है। क्या आप धान गेहूं मक्का ज्वार बाजरा नहीं उगाते उनके अंदर देखते हो ना। तो सिल्किंग किसमें देखा है आपने, क्या आपने कपास में देखा है, क्या आपने मक्का में देखा है, चावल में देखा है, गेहूं में देखा है, किस में देखा है। सर हमने मक्का में देखा है। अरे सिल्क जैसा निकलता है ना, फिर भुट्टे बनते हैं, फिर सेक के खा लेते हैं, ठीक है। तो मक्का जिया मेज के अंदर सिल्किंग होता है। तो डायरेक्ट तो खेती बाड़ी से आया आपका क्वेश्चन यार। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। निम्न में से क्या अंबिका दत्त व्यास द्वारा लिखित नहीं है। जो अंबिका दत्त ने नहीं लिखा है, बिहारी विहार, पवन पचासा, ललिता, विजयपाल रासो। तो याद रखना राइट आंसर होगा विजयपाल रासो को नहीं लिखा है। फिर क्वेश्चन नंबर 41। फलीदार बीजों में फिर रिक्त स्थान सती का त्वरित आकलन करने के लिए फेरिक क्लोराइड परीक्षण किया जाता है। रासायनिक, शरीर क्रियात्मक, यांत्रिक, जैविक, बोलो कौन सा किया जाता है भाई। आप लोग नोट कर रहे हो ना, आपका जो नोटबुक है उसमें 41 नंबर पे लगाओ, क्या लगाओगे आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 पे लगाओ आंसर, क्या लगाओगे। 41 पे लगाओगे आप यांत्रिक। जो फलीदार बीज होते हैं इनमें जो नुकसान हुआ है, ठीक है, उसका जल्दी से आकलन करने के लिए हमें फेरिक क्लोराइड परीक्षण करना होता है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 42 की बात करेंगे। ऊंट प्रबंधन से संबंधित नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए। बिल्कुल पढ़ते हैं भाई, आज्ञा का पालन होना चाहिए, पढ़ना है आपको भी, ठीक है। कथन 1 क्या बोलता है।
ऊंट के दूध में उच्च मात्रा में विटामिन सी होता है। सही है क्या बात है? आगे देखो, और तुलनात्मक रूप से इसकी निदानी आयु अधिक होती है, ज्यादा समय तक स्टोर कर सकते हो। कथन 2 में क्या बोल रहे हैं ये सर? ये बोल रहे हैं ऊंट के दूध से दही जमाना कठिन होता है। जमा के देखा है कभी आपने? कठिन होता है कि आसान होता है? बोलो। हाँ, क्या होगा राइट आंसर? देखो, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, कथन 1 और कथन 2 दोनों गलत हैं, केवल कथन 1 सही है, केवल कथन 2 सही है। सर कुछ नहीं लगाएंगे, अनुत्तरित लगाएंगे। बोलो क्या होगा? तो याद रखना बालक, ऊंटनी के दूध में विटामिन सी पाया जाता है, और ये कई दफा मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, और ये भी बताया हुआ है कि ऊंटनी के दूध से दही नहीं जमता है। ये एनिमल हस्बेंड्री में भी कई बार पढ़ाया था मैंने। तो याद रखना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा कि सर ऊंटनी के दूध में विटामिन सी ज्यादा पाया जाता है, और ऊंटनी के दूध का अगर आप दही जमाओगे, कोशिश कर लो, नहीं जमने वाला। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 43। चिकनी मिट्टी के कणों का आमाप साइज होता है। अब यार ये क्वेश्चन पीछा नहीं छोड़ता कभी भी, याद रखना। जेट लो, आईसीआर लो, कृषि पर्यवेक्षक लो, कृषि पर्यवेक्षक 2018 लो, 2023 लो, 2021 लो, और आगे आने वाला 2025 लो, सब में आता है यहां से क्वेश्चन। रेगुलर कंटिन्यूअस टॉपिक से क्वेश्चन आता ही आता है, क्योंकि बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। इसमें पूछा जा रहा है चिकनी मिट्टी के कणों का साइज क्या होगा। ठीक है, तो मोर देन 2 मिलीमीटर, 0.2 से 2 मिलीमीटर, सी है 0.002 से 0.02 मिलीमीटर, या आपके लेस देन 0.002 मिलीमीटर। बताओ क्या होगा राइट आंसर? क्या होगा इसका? हाँ, मिलान कर लो ना उधर यार। हाँ, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा हमारे पास ये होगा ऑप्शन नंबर सी, 0.002 से 0.02 मिलीमीटर। मिलान कर पा रहे हो आप? कहां पर दिख रहा है आप लोगों को? ठीक है, तो ये इस टेबल से लिया गया क्वेश्चन है, और ये आपके 11th एग्रीकल्चर के अंदर दे रखी है। कहां पर दे रखी है? ये टेबल आपको 11th एग्रीकल्चर में दे रखी है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 44 की बात करेंगे। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। देखो, सूची 1 में एक तरफ आपको पोषक तत्व दे रखे हैं, और एक तरफ उनकी कमी के लक्षण आप लोगों को दे रखे हैं। जैसे जो मेरे को पता है, सबसे पहले वो मैं लगाने की कोशिश करता हूं कि मुझे पता है कि जिंक की कमी से कौन सा रोग होता है? खेरा रोग होता है। और किस में होता है? धान में। तो एक बात बताओ, ये तो आ गया ना हमारे एनसीईआरटी से, क्वेश्चन नंबर 45 की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा A4 तो गया। देन हम बात करेंगे फेरस, आयरन की कमी से अंतरशिरीय हरित महिता होता है। देन हम बात करेंगे यहाँ पर मैग्नीज, गन्ने में फसलनाशक रोग हैं। और हमारा बचा कौन? पोटेशियम, प्रच्छन्न सुंधा रोग। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भाई मैच कर लेना एक बार, है ना। देखो कम समय थोड़ा है, तो जल्दी जल्दी हम करते हैं इनको, क्योंकि अब तक हमने 45 ही क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। अमेरिकी यूएस मृदा वर्ग व्यवस्था प्रणाली के अनुसार मृदा को कोटि में वर्गीकृत किया गया है। कितनी कोटि में? 8 में, 10 में, 12 में, 14 में। तो राइट आंसर होगा 12 कोटि में वर्गीकृत किया गया है, एनसीईआरटी में नहीं दे रखा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 47। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। तो देखो, एक तरफ आपको सब्जियों की फसलें हैं, और एक तरफ आपको उनकी किस्में आपको दे रखी है। अब आप लोगों को क्या करना है? मिलान करना है। क्या करना है? मिलान करना है। तो मिलान कैसे करेंगे? चलो मिलान करते हैं हम। यहाँ पर गाजर, गाजर की किस्में पूसा, आसिता। ठीक है, देन हमारे पास फूल गोभी, फूल गोभी की है पूसा, मेघना। देन हमारे पास भिंडी, और भिंडी की है अर्का, अनामिका। देन लहसुन, लहसुन का होगा भीमा, पर्पल। सर एक बार हमें ये बताओ, इधर कहाँ मिलता है ये? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। और ये मैंने यहाँ पर लगाई तो हुई है पूसा, अनामिका। ठीक है, तो ये भिंडी की किस्में यहाँ पे लगाई हुई है। तो याद रखना, जब आप लोग 11th एग्रीकल्चर एनसीईआरटी आप पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे? 11th 12th एग्रीकल्चर एनसीईआरटी आप पढ़ोगे, जब भिंडी उसके अंदर पढ़ोगे तो भिंडी की किस्में मैच करेगी यहाँ पे, बाकी किस्में आपके एनसीईआरटी में नहीं है। 11th एग्रीकल्चर एनसीईआरटी में नहीं है, 12th एनसीईआरटी में भी नहीं है। ओनली आपको भिंडी की किस्म मैच करती है। कौन सी वाली? ये देख लो इधर, अर्का, अनामिका वाली। समझ गए? आगे बढ़ूं,
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्यों की पहचान कीजिए। साहित्य और जीवन का घोर संबंध है। इस समय आपकी अवस्था 40 वर्ष की है। मैं गाने की कसरत कर रहा हूं। मैं आप पर श्रद्धा रखता हूं। श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। बोलो क्या होगा? केवल नीचे दिए गए जो विकल्प हैं उनका चयन कीजिए। सही उत्तर आप लोग बताइए। तो याद रखना केवल 2 और केवल 4। तो इस समय आपकी अवस्था 40 वर्ष की है और 4 मैं आप पर श्रद्धा रखता हूं। क्या रखता हूं? श्रद्धा रखता हूं। तो अब तक हमने 48 क्वेश्चन किए हैं। कितने किए? 48। समझ में आ रहा है? पक्का? आराम से बैठो, संडे है, पूरा वीडियो देखो, स्किप मत करो, कंप्लीट देखो यार, तभी मजा आएगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 49। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। अब वापस आपके ये जीके का क्वेश्चन है, तो ए का हम थर्ड मिलान करेंगे। ठीक है, जिसका जन्म पहले हुआ हो अग्रज। ठीक है, फिर B1 जिसकी गिनती पहले हो वो अग्रगण्य। ठीक है, और सी जो पहले दे दिया जाए वो होता है अग्रिम। पहले अग्रिम बोलते हैं ना हम, है ना, अग्रिम क्लास, जैसे आगे आने वाली क्लास। ठीक है, फिर आगे डी हमारा 4 होगा, जो सबसे आगे रहता हो अग्रणी। अग्रणी बोलते हैं ना कि उत्तरायण अग्रणी आया है क्लास में, है ना, वैसा वाला। तो राइट आंसर हमारे पास होगा ऑप्शन नंबर सी। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 50। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। अब आपके एग्रीकल्चर का क्वेश्चन है। अब जैसे देखो, एल्यूमिनियम तथा फेरस की विषाक्तता, तो ये किसमें होता है भाई? ये होगा आपके ए को मैच कर दीजिए थर्ड से। किससे मैच कर दीजिए? थर्ड से। फिर इसके बाद हम बात करें, अगर यहां पर बी हमारा होगा जिप्सम के साथ, ये सोडियम मृदा के संशोधन में किया जाता है। देन हमारा जो ईसी है ये 4 डेसीसाइमन से ज्यादा ये लवणीय मृदा का होता है। देन उच्च कैल्शियम कार्बोनेट ये कैल्शियम मृदा का होता है। सर, तो राइट आंसर देखो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। सर ये एनसीईआरटी में कहां पे दे रखा है, जरा बता दो बालक। 11th 12th और 12th एजी केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री की मैं बात कर रहा हूं। उसमें जो लास्ट चैप्टर है, लास्ट नहीं, चैप्टर नंबर 7 है। कौन सा है? चैप्टर नंबर 7 है, जिसके अंदर आपको ये मिलेगा। सर लाइनें बताओ ना एग्जैक्ट। देख बालक पढ़। अधिक मृदा अम्लता के कारण एल्यूमिनियम, मैग्नीज, फेरस अधिक विलेय होते हैं और इनके अधिक प्राप्यता होने पर ये पौधों के लिए विषैले होते हैं। ये देख लीजिए, मिल गया? पक्का? आगे देखो, फिर ये लवणीय मृदा, ये ईसी देखो विद्युत चालकता 4 डेसीसाइमन से ज्यादा। ये देख लो 4 डेसीसाइमन से ज्यादा, ये लवणीय मृदा के लिए। तो 2 ऑप्शन तो मिल गया हमें एग्जैक्ट। तो पूरा चैप्टर पढ़ोगे तो और भी मिल जाएंगे आप लोगों को। आगे बढ़ेंगे, बट उससे पहले एक जानकारी आप लोगों को देना चाहता हूं। देखिए 50 क्वेश्चन आपने देखे हैं और 50 में देख लिए होंगे एग्रीकल्चर के कितने क्वेश्चन है और उनमें से कितने एनसीईआरटी से आ रहे हैं। वाकई में अगर बाल को कृषि पर्यवेक्षक बनना चाहते हो तो 11th 12th एनसीईआरटी पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है। मैंने एक स्ट्रेटजी वाला, रणनीति वाला वीडियो डाला हुआ है, उसको जरूर देखना, वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए। और जो भी स्टूडेंट वाकई में तैयारी कर रहे हैं, देखिए 11th एग्रीकल्चर हिंदी मीडियम 499 में नहीं, अभी फिलहाल के लिए ओनली 299 में दिया जा रहा है। 11th एग्रीकल्चर नोट्स मात्र 99 रुपए में दिए जा रहे हैं। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 10 मॉडल पेपर मात्र 99 रुपए में दिए जा रहे हैं। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि आज एक कोर्स लॉन्च होने वाला है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का। कौन सा? एग्रीकल्चर सुपरवाइजर। और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर इस कोर्स में आप लोगों को एग्रीकल्चर पढ़ाया जाएगा। सिर्फ क्या पढ़ाया जाएगा? एग्रीकल्चर पढ़ाया जाएगा। और ये आपके किस पे आधारित होगा? तो एनसीईआरटी आधारित होगा पूरा का पूरा। ठीक है, जिसमें आपके एग्रोनॉमी कवर होगा, आपके हॉर्टिकल्चर कवर होगा और आपके एनिमल हस्बेंड्री कवर होगा। याद रखना। और इस कोर्स में आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको फ्री दिए जाएंगे। इसके अलावा 11th 12th एनसीईआरटी फ्री दी जाएगी और 10 मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज कोर्स लेते ही आप लोगों को फ्री दे दी जाएगी और क्लासेस आपके स्टार्ट कर दी जाएगी। इस कोर्स की प्राइस है 999 रुपए। बट ये आज एग्जैक्ट 5 बजे जैसे ही लॉन्च होगा तो प्रथम 50
विद्यार्थियों को मात्र 499 में दिया जाएगा। याद रखना, ओनली प्रथम 50 विद्यार्थियों के लिए है, उसके बाद इसकी प्राइस 999, ये कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि यार 999 में कितना सारा कंटेंट आपको दिया जा रहा है। तो सबसे पहला काम आप लोगों को ये करना है कि जिन्होंने अब तक कैप्टन एग्रो ऐप डाउनलोड नहीं किया है, डाउनलोड कर लो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हमारे पेपर के ऊपर हम आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, खेत रहना मुहावरे का सही अर्थ कौन सा है? संपत्ति बच जाना, शहीद होना, दुख प्रकट करना, सुख होना, अनुत्रित। तो याद रखना शहीद होना, खेत रहना। फिर क्वेश्चन नंबर 52, अमरूद के लिए निम्न में से क्या सही है? बंकन, मुरझान, सस्य नियमन, रक्षक आवरण। बोलो क्या होगा? तो याद रखना राइट होगा सस्य नियमन। क्वेश्चन नंबर 53, किसी आदर्श केस में फलों के गुद्दे रस की न्यूनतम सांद्रता कितनी होती है? रस का न्यूनतम सांद्रता कितनी होती है? 10%, 15, 25, 50। बोलो क्या होगा? क्या सर ये भी एनसीईआरटी से बिल्कुल लिया गया है? राइट आंसर होगा 25। सर एनसीईआरटी में कहां लिखा हुआ है? बालकी देख, इसके जिसको हम बोलते हैं पानक, क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं पानक। फलों से तैयार पेय पदार्थों में पानक शुकेश सबसे अधिक प्रचलित है। फल का रस, गुदा, चीनी तथा खटास को एक निश्चित अनुपात में मिलाकर जो पेय पदार्थ तैयार होता है उसे पानक या स्क्वैश हम बोलते हैं। तो परिभाषा हो गई, स्क्वैश में 25% फलों का रस, और बालक ये देख इधर, ये 25% एग्जैक्ट मिल गया ना। तो ये सीधा सीधा आपके एनसीईआरटी से 12th एग्रीकल्चर से लिया गया है। कहां से लिया गया है? 12th एग्रीकल्चर से लिया गया है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 54, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। अब इसमें आपको क्रोमोसोम नंबर आपको दे रखे हैं, एक तरफ सब्जियों की फसलें हैं और एक तरफ आपको क्या दे रखे हैं? बोलो क्रोमोसोम नंबर। तो चलिए मिलान करते हैं। यहाँ पर गाजर, गाजर में 2n बराबर 18, ठीक है, गाजर में 2n बराबर 18। और हम बात करेंगे टमाटर, टमाटर में 2n बराबर हमारे पास 14, और साधारण प्याज इसमें 2n बराबर 24, देन मटर 2n बराबर 16। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये एनसीईआरटी में नहीं है, 11th एग्रीकल्चर एनसीईआरटी में ये सारी की सारी सब्जियां तो पढ़ाई हुई है, गाजर, टमाटर, प्याज, मटर, ये सब पढ़ाया हुआ है आपको, जैसे डेकस कोरेटा, लाइकोपर्सिकम, है ना, और आपके प्याज, एलियम सेपा, मटर, पाइसम सेटाइवम, ये सब पढ़ाया हुआ है। बट यार क्रोमोसोम नहीं है, गुणसूत्र नहीं है, तो नहीं आया एनसीईआरटी से, अपन नहीं बोल रहे इसके बारे में, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 55, पानी पानी होना मुहावरे का अर्थ है परेशान होना, बहुत लज्जित होना, खुश होना, ये बेचैन होना। बोलो क्या होगा? तो पानी पानी हो गए मतलब आप क्या हो गए हो? बहुत ज्यादा लज्जित हो गए हो। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। फिर अगला आता है क्वेश्चन नंबर 56, यह एक जीवाणु जनित रोग है और ये सीधा सीधा एनसीईआरटी से लिया गया है। देखो, रक्त स्त्रावी पूर्ति, जीवरक्तता, मिल्क फीवर, दुग्ध ज्वर, रानीखेत, फुट एंड माउथ। तो याद रखना इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। सर एनसीईआरटी में दे रखा है या बिल्कुल दे रखा है? गलघोटू रोग को ही हम क्या बोलते हैं? रक्त स्त्रावी पूर्ति जीवरक्तता। जैसा कि मैंने बोला था कि कृषि पर्यवेक्षक 2023 वाले पेपर में एग्जामिनर ने जो हिंदी के वर्ड हैं बालको, इनको कठिन किया है, कठिन वर्ड दिए हैं, इसलिए अधिकतर बच्चे क्वेश्चन का सही आंसर नहीं कर पाए थे। तो इंग्लिश वाला पेपर भी देखा करो, इसको बोलते हैं हेमेरियोजिक स्पेक्टिसेमिया। और याद रखना, देखो यहाँ पर यह एक, देखो गाय भैंस भेड़ों में होने वाला भयंकर 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 जीवाणु जनित रोग है, याद रखना। तो राइट आंसर क्या हो गया? 56 का राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 57, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। तो मिलान कर देते हैं, ए का 3rd, ठीक है, बी का 1, ठीक है, और सी का 4th, और यहाँ पे डी का हम बात करेंगे 2nd, कर्मधारय समास चंद्रमुख का, ठीक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे, देन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 58, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। तो देखो, एक तरफ आपको रोग दे रखे हैं और एक तरफ आपको उनके कुछ कुछ लक्षण आपको दे रखे हैं, जैसे कि पदास्य रोग मतलब बालक ये FMD, फुट एंड माउथ डिजीज है, मैस्टाइटिस ये आपके थनैला हो गया है, ये मेरेक हो गया है, ये कीटोसिस हो गया है। तो चलो मिलान करते हैं। तो याद रखना, फुट माउथ डिजीज में मुंह में छाले हो जाते हैं, तो इसको इससे मिला दो, ठीक है। और फिर बात करें मैस्टाइटिस, थनैला रोग है तो गर्म और सूजे दर्द करते हुए थन, तो इसको इससे मिला दो, ठीक है। और बात करेंगे यहाँ पर फिर अगला 58 हमारे पास हम बात कर रहे हैं, तो इसका क्या हो जाएगा भाई? सीको मेरेक रोग, एक टांग ये वाला, ठीक है, और बचा कीटोसिस, जानवर गोला बनाते हुए चलता है। तो ये 58
इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपके क्या हो जाएगा, मैच कर लो, ए हमारा थर्ड, ये हमारा थर्ड, ये वाला बी, ठीक है। और ये देखो इधर आपके आयन, थन में सूजन, कठोरता, और इधर ये मुंह में छाले, और आपको ये गोला बनाते हुए चलता है, ये 11th एग्रीकल्चर में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये कई सारे जो है आपके एनसीईआरटी से लिए गए हैं। आगे बढ़ेंगे, देन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 59, कवक मूल बड़े पौधे के मूल तंत्र और के बीच का सहजीवी संबंध है। सर ये भी एनसीईआरटी से लिया गया था क्या? बिल्कुल, ये भी एनसीईआरटी से लिया गया था। सो तो नहीं गए ना, क्लास आज हमारी काफी लंबी हो गई है, जागोगे तो पाओगे, सोओगे तो खोओगे, ठीक है, जलपान कर सकते हो आप। चलिए इधर इधर कहीं और नहीं, ठीक है। तो देखो ऑप्शन है कवक, जीवाणु, सूत्रकृमि या विषाणु। बोलो क्या होगा, क्या होगा आंसर? तो याद रखना कवक होगा, कवक मूल, नाम से पता चल रहा है कवक मूल दे रखा है हमें। सर ये हमें कहां दे रखा है? 12th एग्रीकल्चर एनसीईआरटी उठाओ, माइक्रोराइजा पढ़ो। सर ऐसी कैसी लाइन मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी। यह एक विशेष प्रकार का कवक होता है, ये मिल गई, जो बहुशाखीय लंबे तंतुओं से बना होता है। सर ये लाइन कहां मिली कि सहजीवी संबंध है? अरे मिलेगी, शांति रख इधर, ये देख, कवक व पौधों के जड़ों के बीच सहजीविता होती है। मिल गई लाइन, 12th एग्रीकल्चर एनसीईआरटी से पूछा गया है रे बालक। आगे बढ़, क्वेश्चन नंबर 60 की बात कर और मैच करो। मैच कैसे करें सर? ये देखो, कुमान कुसुम गुप्ता, इसको मिला दो कोटा से, ठीक है, ये स्वतंत्र सेनानी है और एक तरफ स्थान आपको दे रखा है, तो कुमान कुसुम गुप्ता कोटा से। फिर इसके बाद बी का हम मिलाएंगे थर्ड, लक्ष्मी देवी आचार्य, ये बीकानेर से। फिर हम मिलाएंगे भगवती देवी उदयपुर से, ठीक है। फिर हम मिलाएंगे सावित्री देवी भाटी, ये जोधपुर से। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 61, जबानी जमा खर्च मुहावरे का सही अर्थ निम्न में से कौन सा होगा? केवल बात ही करना, केवल काम करना, केवल ध्यान देना, केवल व्यय करना। जबानी जमा खर्च, जबानी जमा खर्च मतलब कोई खर्च हमारे पास है ही नहीं पैसा, फिर भी हम खर्च कर रहे हैं, तो लाइक केवल बात करना, अरे कोई पैसा वैसा नहीं है, बस बातें करते हैं, बोलते हैं ना, तो बोलते हैं यार कि वो क्या कर रहा है, लाइक जबानी जमा खर्च कर रहा है। जबानी मतलब जबान पे जो जमा हो गया बस उसी को, और कुछ नहीं है, जेब खाली है, याद रखोगे। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 62, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। अब ये भी डायरेक्ट आपके एनसीईआरटी से आया हुआ है। दूध का ठंडा होना, तो दूध को हम ठंडा करते हैं 4 से 5 डिग्री सेल्सियस पे। फिर एलटी पाश्चुरीकरण, बाल को पाश्चुरीकरण के अंदर एलटी, एसटी, यूएसटी ये पढ़ाया हुआ है आपको, तो ये एलटी है ना, ये एलटी, लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम। तो देखो लो टेम्परेचर कहाँ पे है? यहाँ पे है, और लॉन्ग टाइम कहाँ पे? 30 मिनट यहाँ पे, बाकी किसी में मिनट नहीं है, तो इसका इससे मिलान कर दो। फिर HTST, हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, टेम्परेचर ज्यादा होगा बट समय कम होगा, तो ये देखो टेम्परेचर ज्यादा है और समय कितना है? 15 सेकंड है ओनली। फिर VST पाश्चुरीकरण, ये अल्ट्रा हाई टेम्परेचर होता है, ये देख लो इधर 135 से 150 डिग्री सेल्सियस, 1 से 4 सेकंड के लिए ओनली। तो बोलो मैच करो, क्या होगा राइट आंसर? इसका मिलान कर लो भाई। ए हमारा थर्ड, तो ए थर्ड है, यहां पर भी है और यहां पर भी है। फिर बी का देखते हैं LT, तो लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम फोर्थ, तो फोर्थ कहां पे है भाई? ये यहां पे है। फिर हमारा सी सेकंड हो गया है और D1, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। सर एनसीईआरटी में बता दो बालक, 12th एग्रीकल्चर केमिस्ट्री की किताब उठाना, चैप्टर नंबर 12 पढ़ना, डेली केमिस्ट्री का है, वैसे मैंने पढ़ाया हुआ है, पूरा याद करवाया हुआ है, डायरेक्ट दिमाग में फिट बैठेगा आपके। तो देखो ये है LT, लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम, और ये देखो 63 डिग्री पे 30 मिनट के लिए, ये लाइन मैच कर गई आपकी यहाँ से ऐसे कैसे। फिर ये आता है ST वाला, ठीक है, ये वाला 72 डिग्री और 15 सेकंड, ये मैच कर गई लाइन आपके, तो याद रखना ये भी आपके एनसीईआरटी से पूछा गया है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 63, बीजामृत से बनता है गोबर, मूत्र, चूना या अप्रयुक्त मृदा। बोलो क्या बनता है? ऑप्शन है केवल 1 और 2, केवल 1, 2, 3 और केवल 1 और केवल 1, 2, 3, 4, मतलब सभी। बोलो क्या होगा राइट आंसर 63 का? तो याद रखना 63 का आंसर होगा बीजामृत, गोबर, मूत्र, चूना, अप्रयुक्त मृदा। तो राइट आंसर होगा हमारे पास 1, 2, 3, 4।
बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान राजस्थान में पशुपालन का सबसे प्राचीन प्रमाण प्रस्तुत करता है? बागोर, कालीबंगा, जयपुर, अलवर, बोलो क्या होगा? तो याद रखना पशुपालन का जो सबसे प्राचीन है वो कालीबंगा में आपको प्रमाण मिल जाएंगे कि 64 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और ऊपर वाली लाइन क्या लिखी हुई है जरा पढ़ो, पढ़ना ही नहीं है, गौर भी करना है उस पर। जो भी स्टूडेंट अभी 11th एग्रीकल्चर में, आपके छोटे बहन भाई हो सकते हैं, आपके रिश्तेदारों के बच्चे हो सकते हैं, सबको बताओ कि बालक आज ही और अभी कैप्टन एग्रो ऐप डाउनलोड कर ले। ठीक है, काफी ज्यादा लाभदायक है। 11th एग्रीकल्चर मात्र 299 में पढ़ाया गया है आपको। सोचो, नॉट्स मात्र आप लोगों को अरे कितने में, सिर्फ 99 रुपए में दिए जा रहे हैं। 10 मॉडल पेपर सिर्फ 99 में दिए जा रहे हैं। देख लो यार, इतना सा पैसा तो ऐसे खर्च हो जाता है नॉर्मली। और जो भी स्टूडेंट एग्रीकल्चर सुपरवाइजर कोर्स लेना चाहते हैं जो आज लॉन्च होगा, मात्र 499 में प्रथम 50 बच्चों को दिया जाएगा, याद रखना। उसके बाद वापस 999 का दिया जाएगा, जिसमें आपको एग्रीकल्चर कंप्लीट पढ़ाया जाएगा, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, तीनों सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू सिलेबस, जिसमें कई सारा कंटेंट आपको फ्री मिलने वाला है। लाइक आपको 10 मॉडल पेपर मिलेंगे, 11th 12th एनसीईआरटी मिलेगा, देन आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी, आपको पीडीएफ फाइल्स मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। मतलब ओनली 49 नहीं 499 है ना, 499 एक शर्ट खरीद लेते हो आप इतने की, तो इधर तो जीवन बन जाएगा आपका। ठीक है, आगे देखो, बात करेंगे कि 65 भी आपका कहां से, एनसीईआरटी से लिया गया है। बिल्कुल पक्का है, श्योर है, स्क्रीनशॉट नहीं लगाया क्योंकि अलग अलग लगते। तो देखो मिलान करते हैं, कैसे मिलान करें सर? जो आपको सबसे पहले आता है उसका मिलान करते हैं। जैसे मेरे को पता है कि यार नीली रावी ये है भैंस, ये भैंस में मिला दो। फिर नागोरी सर गाय है, क्योंकि नागोरी बैल सबसे ज्यादा तेज दौड़ने के लिए प्रसिद्ध है पूरे विश्व में, 2018 में पूछा गया था। देन मेरिनो सर, ये भेड़ की नस्ल है, सर्वोत्तम विश्व की भेड़ की नस्ल है, मेरिनो से 2018 में भी क्वेश्चन आया। और बची बीटल, ये बकरी की नस्ल है। तो बोलो अब मिलाओ, ए फोर्थ देख लो, सबसे पहले ये यही है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे, देन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 66, राजस्थान में निम्न में से कौन सी फसल उगाने के लिए नारकोटिक विभाग से अनुमति लेने की आवश्यकता होती है? ऐसे नहीं उगा सकते आप, एक तो पता लगे मन किया उगा लिया, पुलिस पकड़ के ले जाएगी और जेल में चक्की पीसोगे। कौन सी फसल है वो, बोलो सर? फसल तो है बट करे क्या, यहाँ तो नाम ही साइंटिफिक दे रखे हैं, इसीलिए तो कहता हूँ बोटानिकल नेम वाला वीडियो देख लो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में घोल के पिलाया हुआ है आपको। एग्रीकल्चर वाले बच्चे सोचते हैं कि सर नाम कैसे याद होंगे, क्यों याद नहीं होंगे? कैप्टन एग्रो पे एक वीडियो है बोटानिकल नेम का, उसको देखना, आपके जीन डीएनए में घुल जाएगा बोटानिकल नेम, इस तरीके से याद करवाया हुआ है। ठीक है, उसको जरूर देखना अगर वो देखा, क्योंकि बोटानिकल नेम से 2 से 3 क्वेश्चन पक्के होते हैं जो सभी परीक्षाओं में आते हैं। तो देखो, यूजीनिया एरोमेटिकम, पेपेवर सोमनिफेरम, पाइपर नाइग्रम, कुरकुमा लोंगा। तो राइट आंसर होगा पेपेवर सोमनिफेरम। और पेपेवर सोमनिफेरम क्या है? अफीम है, अफीम वेरी डेंजरस है ना। बात करें सर यूजीनिया एरोमेटिकम, ये है लौंग, और बालक पेपेवर निग्रम ये है काली मिर्च। क्या है रे? ये है काली मिर्च। देन कुरकुमा लोंगा ये है हल्दी। क्या है? हल्दी। तो सर ये कहाँ पे है? हाँ बिल्कुल, नाम याद करना है, बोटानिकल नेम। अगला क्वेश्चन नंबर 67, निम्न में से किस फल की फसल लवणीय तथा सोडियम मृदा में उगाने के लिए सुग्राही है, सक्सेप्टेबल है? बेर, बेल, आंवला, आम। तो आम सर कहां पर है? ये आम पढ़ो। आम पथरीली ऊसर भूमि इसकी खेती के लिए अनुपयुक्त रहती है। ठीक है, इधर ऊसर भूमि है ना, तो इनमें क्या है, लवण ज्यादा होते हैं और पीएच आपका 7 से ऊपर होता है, याद रखोगे। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से किसने राजस्थानी भाषा में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023 प्राप्त किया है? किरण गोरे ने किया है, निरंजन हंसदा, चंद्रभान ख्याल, देवीलाल माहिया। 1 करोड़ का क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 69 की बात करेंगे। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। बड़ा आसान क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी से लिया गया है। अरे हाँ, लिया गया है। देख इधर, क्या पता है इनमें से? सर कुछ पता नहीं है। अरे यार, बेर तो पढ़ा होगा ना, जिजीफस जुजबे, जिजीफस मोर्चियाना। तो मुझे ये तो शब्द नया लगा, बट कोई बात नहीं, मुझे जिजीफस तो याद है, तो मैंने बेर को लगा दिया जिजीफस।
ठीक है, और ये क्या है, जंगली बेर है। क्या है, जंगली बेर। फिर हमने देखा मीठा संतरा, ये लेमन, लेमन शब्द समझ के मैंने लगाया। फिर अंगूर, अंगूर 110 आर, और आम ओलोर, ये क्या है, ये रूट स्टॉक है। बालक क्या है, ये रूट स्टॉक। सर रूट स्टॉक क्या होते हैं, मूल व्रंत। आपने देखा होगा जब ग्राफ्टिंग वगैरह हम पढ़ते हैं प्रवर्धन, तो ऊपर सांकुर शाखा लगाते हैं और नीचे मूल व्रंत लगाते हैं। तो ये मूल व्रंत है किसके, आम और अंगूर के। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मिलान कर लो भाई। ए का हमने किया 4 और बी का हमने किया 3rd, तो A4 B4 A4 B3 ये वाला ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करते हैं। कोल फसलें निम्न में से सम्मिलित। अब यार कोल क्रॉप नॉर्मल चीज है एग्रीकल्चर वाले बच्चों के लिए, जैसे कुसमांड कुल बोल दे आपसे तो बता दोगे ना, खीरा ककड़ी वगैरह सब बता दोगे आप, बट इधर इधर क्या बताओगे कोल क्रॉप में। तो बोलो ऑप्शन देखो, फूल गोभी, पत्ता गोभी, टमाटर, बैंगन, बोलो कौन कौन सी है। देखो मैं जानता हूं कि फूल गोभी कोल क्रॉप में आती है, पत्ता गोभी कोल क्रॉप में आती है, टमाटर कोल क्रॉप में आता है। हाँ आता है क्या, नहीं आता। बैंगन कोल क्रॉप में आता है, नहीं आता। तो काटो इनको। तो फूल गोभी और पत्ता गोभी 1 और 2 देख लो, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और याद रखना बालकों, कई बार कृषि परीक्षाओं में पूछा गया, फूल गोभी का जो फल होता है इसको कर्ड बोलते हैं, और पत्ता गोभी का जो फल होता है इसे हेड बोलते हैं। कई दफा कंपटीशन में आया है, समझ पा रहे हो या नहीं। कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, बिंदास रिप्लाई किया जाएगा उस पर। और एक बार फिर से जिन्होंने अब तक यार वीडियो को लाइक नहीं किया है, एक बात बताओ किसका इंतजार कर रहे हो, पेपर का इंतजार कर रहे हो क्या यार। लाइक करो, शेयर करो। मैं कैसे भी मैं नहीं जानता, लाइक करना है आपको, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, और बाकी जो आपके दोस्त हैं 3 दोस्तों को बताना है कि भाई देख ये वीडियो देख, इसमें बताई हुई है सच्चाई। एनसीईआरटी 11-12 से कितने क्वेश्चन आए हैं, कोई हवा में बातें नहीं, विद प्रूफ के साथ। तो बताना यार, भलाई का काम करना है आप लोगों को। जितना भलाई का काम करोगे ऊपर वाला उतना ही सिलेक्शन देगा आपको, ठीक है। तो लाइक शेयर कमेंट बनता है, कमेंट बॉक्स में जय जवान जय किसान लिखना है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 71। सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। तो 71 की बात करेंगे। एक तरफ आपको डिपिंग, गरकरी, ड्रेंचिंग, ड्रेंचिंग तो जानते हो ना, लाइक ऐसे मंजन करना होता है ड्रेंचिंग, स्प्रेइंग लाइक छिड़काव करना होता है, और इंजेक्शन लाइक ऐसे इंजेक्ट करना होता है। अभी बताऊंगा डिटेल में, बट पहले हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारे पास क्या होगा। ए को मिलाइए 4th बाह्य परजीवी, ठीक है, और फिर बी को मिलाइए ड्रेंचिंग में आंतरिक परजीवी, ठीक है, और सी को मिलाइए यहां पर 1 रोगाणुनाशी, और इंजेक्शन मिलाइए टीके के लिए, बस। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहां पर डी होगा हमारा राइट आंसर। अब देखो यार, थोड़ा सा कुछ शब्दों के बारे में बता देता हूं। सर ड्रेंचिंग लाइक एक फसलों में होती है ड्रेंचिंग। ड्रेंचिंग फसलों में कैसे करते हैं, ये यहाँ पे ऐसे एनिमल वाली है, जैसे मान लीजिए यहाँ से कोई पौधा लगा हुआ है हमारा इस गमले में, तो जस्ट यहीं पे क्या करना, कोई केमिकल वगैरह डालना, कोई फर्टिलाइजर डालना, इसको बोलते हैं ड्रेंचिंग। तो लाइक इसमें भी ड्रेंचिंग आंतरिक परजीवी, डायरेक्ट आंतरिक परजीवियों को नष्ट करने के लिए। फिर स्प्रेइंग छिड़काव करना, तो रोगाणुनाशी का हम छिड़काव करते हैं, और इंजेक्शन ऐसे करके टीका लगाते हैं इंजेक्ट करके, तो ये इंजेक्शन टीके का हो गया आपके। और डिपिंग घर की, ये बाह्य परजीवियों के लिए है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 72 की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 72। देखो क्वेश्चन नंबर 72 क्या है, राजस्थान का कौन सा शहर मेहंदी नगरी कहलाता है। क्या बात है, मेहंदी नगरी, बोलो क्या होगा, जैसलमेर, जयपुर, सोजत, आमेर, सोजत, सोजत, सोजत को बोलते हैं मेहंदी नगरी। क्वेश्चन नंबर 73, मक्का की फसल में होने वाली वृद्धि की अवस्थाओं को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब मक्का आपने 12th एग्रीकल्चर में पढ़ा होगा, बट उसमें क्रम नहीं लिखा हुआ, बट एक कॉमन सेंस वाली बात होती है कि क्या चीज हम पहले करते हैं, क्या चीज बाद में करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर लगाना है। तो जैसे देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, सबसे पहले हम करेंगे यहां पर रोपण। सबसे पहले रोपण करेंगे, फिर रोपण के बाद हमारे पास क्या बनेगा, हाँ 73 की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 73। फिर हमारे पास बनेगा इसमें गुच्छा बनेगा, और गुच्छा बनने के बाद सिल्क बनेगा, देन फिर शरीर क्रियात्मक परिपक्वता। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 3 2 4। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 74, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तूफान आने का संदेह है, मुझे आपके साथ चलना है। बिल्कुल बोलते हो आप ऐसा,
ठीक है, मैंने मेरी कलम मेज पर रखी थी, ठीक है, देश में सर्वस्त्र शांति होनी चाहिए। अब बोलो क्या है, तो इसका जो शुद्ध वाक्य है, बिल्कुल मुझे आपके साथ चलना है, यही शुद्ध वाक्य है जो आपके लिए भी लाभदायक है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 75, सही विकल्प का चयन कीजिए। आटे दाल का भाव मालूम होना, बिल्कुल होना चाहिए आपको। तो क्या है, कमाई का पता चलना, रहस्य मालूम होना, वास्तविक स्थिति का पता चलना, महंगाई बढ़ना। तो याद रखना, अगर आपको आटा और दाल का भाव अगर आपको पता है, क्योंकि गरीब से जोड़ा जाता है कई बार दाल को, तो याद रखना वास्तविक स्थिति का पता लग जाता है कि वास्तविक स्थिति क्या है, आपको पता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 76, अंक का अनेकार्थी शब्द हैं, अक्षर, आंख, गिनती की संख्या, गोद, तो आंख। फिर 77, किसे भारत के टाइगर मैन के नाम से जाना जाता है? गोकुल भाई महा, किशन लाल सैनी, कैलाश सांकला, जानकी लाल, बोलो किसको जाना जाता है? तो याद रखना, कैलाश सांकला जी को टाइगर मैन के नाम से हम जानते हैं, भारत के टाइगर मैन कहा जाता है किसान सांकला को। आगे बढ़ेंगे, बट ये आप लोग देखना है ना भाई, कैप्टन एग्रो को अभी डाउनलोड करो, इंपोर्टेंट है। और जिन्होंने लाइक शेयर नहीं किया है, लाइक शेयर करो। जिन्होंने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन करो। इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, लिंक्डइन पे फॉलो करो, सब जगह यूजफुल कंटेंट आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 78, कैक्टस नागफनी पौधे में वर्गीकृत किया जाता है, ये आपने पढ़ा होगा, बायो में पढ़ा होगा यार। जलोद्भिद है, समोद्भिद है, मरोद्भिद है, लवणोद्भिद है, या अनुत्तरित, तो याद रखना मरोद्भिद है, मरु में उगता है, मतलब रेगिस्तान में उगता है। ये आपने 10th में भी पढ़ा होगा, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 79, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। तो देखिए, एक काम करेंगे, फोर्थ घग्गर नदी और दूसरी नदियों के नाम, इधर है नदी, तो घग्गर नदी, मृत नदी कहा जाता है इसको, घग्गर नदी को, है ना, मतलब ऐसा कहते हैं कि अब नहीं है। देन चंबल नदी की बात करें तो इसको कामधेनु नदी कहा जाता है। देन माही नदी, इसको वागड़ की गंगा हम बोलते हैं। देन लूनी नदी, इसको हम लवण जल नदी हम बोलते हैं। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे बढ़ेंगे, देन क्वेश्चन नंबर 80, मवेशियों में किसी जानवर के कुल शुष्क भोजन में की पूर्ति मोटे चारे और बाकी बचे हुए की पूर्ति सकेंद्रित चारे से होती है। कितना अनुपात, बस ये पूछा जा रहा है, कितना बटा। तो यार ये देखो, मैंने स्क्रीनशॉट लगाया है 11th वाला, 1/3, ठीक है, ये वाला 1/3। आगे वाला पार्ट आपको नहीं दिया हुआ, तो याद रखना इसमें शुष्क भोजन में जो है मोटे चारे की पूर्ति के लिए वो हम 2/3 अनुपात 1/3 वाला, हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 81, राजस्थान सरकार ने किस देश के साथ पर्यटन की प्रोन्नति के लिए अनुबंध किया है? सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, जापान, यूएसए। तो याद रखना सिंगापुर के साथ। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र धनिया का व्यापक स्तर उत्पादन करता है? सर ये भी एनसीईआरटी में से, बिल्कुल एनसीईआरटी में से लिया गया है। अरे आपके जो 12th एग्रीकल्चर एनसीईआरटी है जिसमें धनिया आपको पढ़ाया गया है, उसमें देखना आप। सर आप ही बता दो, बताऊंगा। पहले ऑप्शन देखो, कोटा, बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, तो कोटा राइट आंसर होगा। सर ये कहां लिखा हुआ है? अरे इधर देख, राजस्थान में धनिया की खेती कोटा, झालावाड़, बूंदी, सवाई माधोपुर, अलवर, चित्तौड़गढ़, सीकर जिलों में की जाती है। तो याद रखना इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कोटा। उत्पादन में कोटा 12 का कंपटीशन चलता है, याद रखना, लेटेस्ट अगर उत्पादन की बात करें तो। फिर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83, भारत में 2020-21 में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता कितनी थी? ये भी पढ़ाया हुआ है, 444, है ना, तो राइट आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 84, थॉमसन सीडलेस, ये कई बार पूछा गया है, किस्म क्या क्वेश्चन है, परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है कि थॉमसन सीडलेस किसकी किस्म है? तो देखो ऑप्शन है अंगूर, आम, अमरूद, सेब, केला। तो अंगूर की है यार, विटिस विनिफेरा, और विटिकल्चर इसकी खेती को अंगूर से 2018 में भी क्वेश्चन आया, 2021 में भी क्वेश्चन आया, और अभी 2023 में और 2025 में भी आ सकता है, ठीक है। तो सर ये बता दो, क्या बता दे थॉमसन सीडलेस? तो देखो ना यार, एक बार आप भी तो थोड़ा नजर मारो, ये रहा थॉमसन सीडलेस, किसमिस के लिए उपयुक्त है, और इसके क्लोन प्रमुखता से गणेश, सोनाका मानिक, चमन आदि में है। याद रखोगे, सारी की सारी किस्में आपके सामने हैं। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 85 की बात करेंगे। बालक, बीजों के विभिन्न वर्गों को उनके प्रारंभिक विकास से वितरण की अवस्थाओं तक क्रम में लिखो। सर ये भी क्वेश्चन एनसीईआरटी सर है, बिल्कुल आपके 12th एग्रीकल्चर से लिया गया है। चैप्टर नंबर 1 देखना अच्छे से, पहला ही चैप्टर है,
इसमें बीजों के बारे में और बीजों का सही क्रम आपको बताना है। तो बीजों का सही क्रम क्या होगा? देखो, केंद्रक, प्रजनक, आधार या प्रमाणित, बोलो क्या होगा? ये देखो, पहला केंद्रक, दूसरा प्रजनक, तीसरा आधार, फोर्थ प्रमाणित। और ऐसे कैसे लिखा है एग्जामिनर ने? सेम ऐसे कैसे ही लिखा है, बिल्कुल एग्जैक्ट, कोई चेंजेस नहीं है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 2 3 4। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 86, सहृदय शब्द का सही विलोम शब्द कौन सा है? तो हृदयहीन है, याद रखना। फिर क्वेश्चन नंबर 87, पैराक्वाट को शाकनाशी के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है, ये भी एनसीईआरटी से लिया गया। प्रतिस्थापित, वर्णात्मक, स्वार्गी, संकुचित या अनुत्तरित प्रश्न, बोलो क्या होगा? 87 का राइट आंसर क्या होगा? पैराक्वाट। पैराक्वाट एक कॉन्टेक्ट है अगर इंग्लिश में मैं बात करूं तो। संकुचित, कॉन्टेक्ट हर्बिसाइड, ये देख लो इधर इंग्लिश वाला अगर आप देखोगे इसका क्वेश्चन, इसमें पैराक्वाट मिल जाएगा आपको, डाइक्वाट। और अगला जो क्वेश्चन है उसका भी स्क्रीनशॉट यही है, ठीक है? मैं पहले ही बता देता हूं, नहीं तो बाद में कंफ्यूज हो गया आप। ये ग्लाइफोसेट वर्ड देख लो आप, ठीक है ना? अभी जस्ट इसके आगे वाले क्वेश्चन में 88 में देखो, निम्न में से अपतृणनाशी का उदाहरण है ग्लाइफोसेट, मोनोक्रोटोपास, एलिथ्रीन या जीराम। तो याद रखना ग्लाइफोसेट, तो केवल एक याद रखोगे। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महाराणा कुंभा द्वारा रचित नहीं है? तो संगीत सार नहीं रचा है, बाकी सब रचा है। फिर निम्नलिखित में से किस फसल को जल की अधिकतम आवश्यकता होती है? कई बार रिपीट हुआ है जेट, आईसीआर, बीएचयू, कृषि पर्यवेक्षक सब में। गेहूं, सोरगम, चावल, मक्का, तो याद रखना चावल होगा। और इधर देख लो यार, सबसे ज्यादा जलमांग किसकी है? ये 1500 से 2500 एम। गन्ना, सेकेरम ऑफिसिनेरम, अरे ये तो गन्ना तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो क्या लगाओगे? तो चावल लगाओगे सर, 900 से 2500। ये धान, ये देखो चावल। तो याद रखना, जब भी अगर आप लोगों को ऑप्शन में से दे दिया जाए कि सर्वाधिक पानी कौन मांगता है, धान, गन्ना, तो आप गन्ना लगाओगे। बट अगर सीजन के आधार पे तो धान लगाओगे, और ऐसे नॉर्मल पूछा गया है तब भी गन्ना लगाओगे। लेकिन गन्ना ऑप्शन में नहीं है तो धान लगाओगे। और ऐसे सेट आएगा। डाउट क्लियर हुआ एनसीईआरटी से? काउंट तो कर रहे हो ना कि कितने क्वेश्चन एनसीईआरटी से, कमेंट करके बताना, इतनी तो मेहनत कर ही सकते हो यार, ठीक है? आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 91, निम्न में से किस फसल के लिए पित्तशिरा मोजेक रोग पूर्णतः विनाशकारी होता है? प्याज, भिंडी, टमाटर, बैंगन। तो भिंडी में एब्लामोस्कस एस्कुलेंटस के लिए सर कैसे? अरे ये देख इधर, है ना, ये आपके किस में मिलेगा? ये आपको 11th एग्रीकल्चर सब्जियों वाला जो चैप्टर है उसमें भिंडी में जाना, लेडी फिंगर में, ओकरा में, एब्लामोस्कस एस्कुलेंटस। इससे पहले भी क्वेश्चन आया हुआ है, कई बार क्वेश्चन आता है। तो देखो, पित्तशिरा मोजेक, यह रोग विषाणु द्वारा फैलता है जिसके कारण पौधों की बढ़ोतरी रुक जाती है, पत्तियों में सिराएं पीली पड़ जाती है। जब तने और फलों का रंग पीला पड़ने लगे तो समझे कि रोग का प्रकोप ज्यादा है। यह रोग सफेद मक्खी द्वारा एक पेड़ से दूसरे पेड़ में फैलता है। मतलब इसका जो वाहक है बालक, वो व्हाइट फ्लाई है। कौन है? सफेद मक्खी है, याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। आगे, उदयपुर की लड़ाई युद्ध कब हुई थी? तो याद रखना सन 1980 में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 93, जैसलमेर का गुंडा राज पुस्तक का लेखक कौन है? तो सागरमल गोपाजी, इन्होंने लिखी है भाई साहब जैसलमेर की गुंडा राज। क्वेश्चन नंबर 94, पौधों में कौन सा तत्व अगतिशील होते हैं? अरे यार, ये आपके 11th एग्रीकल्चर में भी है, 12th एजी केमिस्ट्री में भी है, दोनों में सीधा सीधा एनसीईआरटी से डबल है। देख लो, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, पोटास। तो देखो ना यार, अगतिशील वाले कॉलम पे चल जाओ आप, तो सीधे सीधे अगतिशील पूरा। ये गतिशील है, ये कम गतिशील है, ये मध्यम गतिशील, ये कम गतिशील, और ये आपके स्थिर। बोलो क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 94 का? ये गतिशील है क्या? नहीं है, अगतिशील होते हैं, ठीक है? तो आपसे पूछा जा रहा है 1 और 2 और 4, और हमारे पास कैल्शियम किस में आएगा? स्थिर में। हाँ, तो मतलब कम गतिशील तो है, लाइक अगतिशील यहाँ पे दे रखा है, तो ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ये होगा। और बात करें कैल्शियम की, तो कैल्शियम तो बिल्कुल ही क्या है बालक? इधर ये देख ले, स्थिर है। क्या है? स्थिर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारे पास होगा डी, 94 का। और ये भी आपके एनसीईआरटी दोनों में देख लेना, चाहे तो 11th एग्रीकल्चर में देखना पोषक तत्व वाला चैप्टर, चाहे आप 12th एजी केमिस्ट्री में देख लेना। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से कौन संगीत के जयपुर घराने से संबंधित है? तो मल्लिकार्जुन मंसूर, ठीक है, जयपुर घराने से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 96, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। तो कर देते हैं भाई साहब। ए सेकंड हो जाएगा स्वतंत्र परतंत्र, ठीक है। बी स्वाधीन पराधीन, कृतज्ञ और कृतज्ञ हो जाएगा कृतघ्न,
ठीक है, और ईमानदार बेईमान, ईमानदार का अपोजिट बेईमान, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 97, धान की फसल की अवस्थाओं को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब यार धान की फसल की सही क्रम क्या होगा ये तो आप भी तो जानते हो, नॉर्मल चीज है, धान पढ़ा होगा आपने, 12th एग्रीकल्चर के अंदर पढ़ा होगा ना, पढ़ा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बीज नंबर 1, फिर नर्सरी तैयार करेंगे पहले, तो उसके लिए बीज लगाएंगे, फिर हम रोपण करेंगे, फिर रोपण करने के बाद उसमें तल शाखाएं निकलेगी, फिर उसमें पुष्पन आएगा, तो ये 3 और ये 4, तो 1 2 4 3 है ना। तो ऐसे देखा जाए तो हमारा क्या होगा, हाँ ये वाला 4 फिर 3 फिर 1 फिर 2, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। याद रखना, धान और आइजा सेटाइवा की बात चल रही है, एनसीईआरटी में है, बट ऐसा नहीं है कि शाखाएं पहला ऐसा होगा दूसरा ऐसा होगा, कॉमन सेंस वाली बात है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 98, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। तो ए को मिला दो 4 से, जालोर का किला कहाँ है, किसने बनवाया था, नागा भट्टे ने, ठीक है। फिर भी सोजत का किला, अब सोजत का किला किसने बनवाया भाई, ये बनवाया निम्बा ने। देन सिवाना दुर्ग, सिवाना दुर्ग किसने बनवाया है, वीर नारायण। देन सोनार का किला जैसल भाटी ने, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 99, राजस्थान में प्रथम वन नीति की घोषणा कब हुई, 2010 में। क्वेश्चन नंबर 100, हॉल ऑफ हीरोज जोधपुर के किस भाग में स्थित है, तो मंडोर भाग में। तो साथियों हाँ अंगड़ाई लेनी पड़ेगा, उम्मीद करता हूं पूरे 100 क्वेश्चन कृषि पर्यवेक्षक पेपर 2023 के आपको बताए हैं, जो आपके सामने थे, ऐसे कैसे पेपर से उठाए गए हैं। एग्रीकल्चर के 60 क्वेश्चन हैं, कितने हैं भाई टोटल, एक बात करें टोटल, अभी कहाँ जा रहे हो पूरा वीडियो देख के जाना, टोटल 100 में से एजी के आपके 60 क्वेश्चन, और इन 60 में से भी एनसीईआरटी के, अब वो तो आप लोग मुझे बताओगे, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूं 41 क्वेश्चन, कितने 41 क्वेश्चन एनसीईआरटी से पूछे गए हैं। तो समझ गए होंगे 11th 12th एनसीईआरटी आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। तो साथियों वाकई में अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, सभी बच्चों को शेयर करना है, सबको शेयर करना है, ऐसा नहीं है 1 2 3 कर दो, बाकी सबको, और कमेंट में जय जवान जय किसान लिखना है। कमेंट में ये भी बताना है कितने क्वेश्चन आपने आपके अकॉर्डिंग देखे जो एनसीईआरटी से लिए गए हैं। और सबसे पहला काम, कैप्टन एग्रो ऐप आज और अभी डाउनलोड कर लो। आज शाम को 5 बजे एक कोर्स आएगा जो मात्र आप लोगों को 499 में दिया जाएगा, बाकी सिर्फ प्रथम 50 विद्यार्थियों को ही दिया जाएगा, ध्यान रखना। 51वें वाले को 999 में मिलेगा ये। और भी कई सारा फ्री कंटेंट अवेलेबल है, तो डाउनलोड तो कर लो, कई सारी चीजें आपको मिल जाएगी जो आपके एग्जाम में आपको हेल्प करेगी। और यार बचो थोड़ा इस दुनिया से, इस दुनिया से बचो, इतना आसान नहीं है, ये आप समझते हो, आप जानते हो, क्योंकि सब कुछ चीजें ऑनलाइन है, सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, भरमार है। यही रिक्वेस्ट करता हूं, सही रास्ता चुनो, सही रास्ता। गलत रास्ते पे जाओगे समय भी जाएगा, नौकरी भी नहीं मिलेगी। सही चीजों का चुनाव करना सीखो। एक वीडियो डाला हुआ है मैंने कृषि पर्यवेक्षक के लिए मोटिवेशन वाला, उसको देख लेना, बहुत डीप में बताई हुई है सारी की सारी सच्चाई, ठीक है। वैसा नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला। तो यार एनसीईआरटी का सहारा लो। मैं नहीं बोल रहा आप गाइड मत पढ़ो, आप पढ़ो गाइड। मैं नहीं बोल रहा आप कोर्स मत लो कहीं से भी। मैं नहीं बोल रहा आप यूट्यूब पे मत पढ़ो, पढ़ो जहां से मन हो वहां से पढ़ो। लेकिन यार 11th एग्रीकल्चर 12th एग्रीकल्चर और एनसीईआरटी जो है इनको साथ में रख के पढ़ो, एक एक लाइन को एक बार अपनी आंखों से गुजार लो, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं थ्योरी से। जैसे लाइक मान लीजिए मैं भी पढ़ा रहा हूँ बट एनसीईआरटी नहीं पढ़ा हूँ घर में, तो हो सकता है स्किप हो जाए क्वेश्चन, फिर मैं कहूँ कि हाँ यार नहीं आया क्वेश्चन, या आप कहो कि नहीं आया क्वेश्चन। तो सच्चाई को समझो, एनसीईआरटी आधारित कोर्स पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, सही कंटेंट चुनो, तब जाके सिलेक्शन होगा, नहीं तो कंपटीशन तो आप जानते हो। और 2018-21 के पेपर उठा के देखो कितने आसान फॉर्मेट में थे। 2023 वाला पेपर देख लो कितना कंफ्यूज किया है, मिलान ही मिलान कर दिए। अब 2000 जो अभी पेपर आएगा सोच लो वो किस लेवल पे आएगा, नहीं पता किसी को, लाइक मेरे को भी नहीं पता। तो तैयारी तो हमें पहले ही करनी पड़ेगी ना सही तरीके से। तो साथियों भाषणबाजी बंद करते हैं, वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं जो पढ़ाया है काफी अच्छे समझ में आया होगा। किसी में कोई डाउट है पूछ सकते हो। और हाँ, इस पीडीएफ के लिए कैप्टन एग्रो ऐप डाउनलोड कर लो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहां पे आपको मिल जाएगा। तो एक बार फिर से आप सभी को मेरा राम राम, नमस्कार, जय जवान जय किसान, जय हिंद, बाय बाय।